हैं। अगर चीज़ों को आप कल पर टालेंगे तो हो सकता है उसमें फिर परसों भी हो सकता है, और फिर उसमें जो है आपका अरुचि पैदा होने लगती है और चीज़ें फिर आपसे दूर होने लगती हैं। तो वो प्रॉमिस आप खुद से करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री को, यानी कि आधुनिक इतिहास को। आधुनिक इतिहास को जो साथी शुरू करते हैं हम, तो शुरू करते हैं आपका जो यूरोपीय भारत में आए। हालांकि पहले तो वो एक व्यापारिक उद्देश्य से आए, व्यापार के लिए आए, बिजनेस के लिए आए, लेकिन उनका जो बिजनेस आपका ऑब्जेक्टिव था वो कैसे उनका फिर एक धार्मिक उद्देश्य भी बना, और कैसे फिर उन्होंने भारत की राजनीति में भी इंटरफेयर करना शुरू किया और यहाँ की राजनीति को भी प्रभावित किया। और धीरे धीरे इस भारतवर्ष को, आप जानते ही हैं कि इस भारतवर्ष को फिर उन्होंने गुलाम भी बनाया। उसके क्या कारण रहे, क्यों हम गुलाम बन गए, और पिछले जो वर्ष थे उससे भी हम नहीं सीखे, ठीक है, कि हम सबको यूनाइट हो जाना चाहिए, और वो यूनाइट हम आज तक भी नहीं हो पाए हैं, ये सत्य है। ठीक है, आज भी हमारा देश जो है वो धर्म और जाति के नाम पर आपका विखंडित है। तो उन सारी चीज़ों को हम आधुनिक भारत में समझेंगे। कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे थे मिडेवल हिस्ट्री के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो स्वतंत्र शासक थे आपका, या विजयनगर साम्राज्य था या बहमनी साम्राज्य था, तो इसको हम सबसे अंत में, जब प्राचीन इतिहास को भी खत्म कर लेंगे उसके बाद में पढ़ेंगे। आप एक बार थम्स अप करके बताएं जी भैया, जब हम इतिहास के अंत की ओर चल रहे होंगे तो ये बात हम आपको जरूर ध्यान दिला देंगे, और हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज की चीजों को शुरू करते हैं। भारत में व्यापारिक कंपनियों का आगमन, यानी कि द एंट्रेंस ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। ये यूरोपियन कंपनीज क्यों आई, किन स्थितियों में आई? तो उनमें सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और फिर डच आए थे। तो इन दो आपका जो व्यापारिक कंपनियों के बारे में, या इन दो देशों के जो साथी आगमन हुए हमारे देश में, उन सबको समझेंगे, क्या कारण थे, क्यों हुए। बहुत धैर्य के साथ में समझना, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं अभी साथी, अगर आप हिस्ट्री में वेटेज की बात करेंगे कि तीनों सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है, सबसे ज़्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का ही रहता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो बनते हैं इतिहास में वो आधुनिक इतिहास से ही बनते हैं, और आधुनिक इतिहास आपके आज के भारतवर्ष को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये आपके ज्ञान को भी बढ़ाएगा और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूरा स्कोर भी कराएगा। ठीक है, तो शुरू करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले इसी को, भारत में व्यापारिक कंपनियों का आगमन। भारत में, और देखो हमने एक नया ये बैकग्राउंड चुना है, हमारी कक्षाएं अब इसी बैकग्राउंड पर होंगी। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये वाइट नहीं है। पहली बात तो ये मत बोलने लग जाना भैया वाइट नहीं, इसको ब्लैक करो, क्योंकि ब्लैक में बहुत सारी शिकायतें ये हैं कि रिफ्लेक्शंस होता है, चीज़ें दिखती रहती हैं, आवागमन दिखता रहता है, तो उससे डिस्टरबेंस बनता है। तो एक ये कलर है जिसको हम आपका एक यूनिक कलर बना रहे हैं अब, क्योंकि ये आंखों पर भी प्रभाव नहीं डालेगा साथ ही, तो वो एक साइंटिफिक कलर भी है, और आपका ध्यान जो है वो भी नहीं बटेगा। तो आप एक बार थम्स अप कर दीजिए कि भैया इस कलर के बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे, है ना, उस तरह की जैसे कि कोई कोई होता है जिस कलर को बदलिए। ठीक है, तो एक बार बोलिए परफेक्ट, एक बार बोले परफेक्ट है ये कलर। आप सब लोगों को विजिबल है आराम से, अभी जब हम लिखेंगे तो और अच्छा दिखेगा इस। तो लिखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कंपनियों का आगमन, एंट्रेंस बोले या अराइवल बोले एक ही बात है। द एंट्रेंस ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। इंडिया, देखो इस सब को समझाने से पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा वर्ल्ड मैप को, कि वर्ल्ड मैप के बारे में आप एटलीस्ट ये जानते हो। एक बार बहुत मतलब बारीकी से नहीं देखना है, बस मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगा ताकि आपको जो मैं समझाऊं वो समझ में आए। आप वर्ल्ड मैप पर भारत की स्थिति जानते हैं सारे लोग? अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि क्या वर्ल्ड मैप पर आप सभी भारत की स्थिति जानते हैं, तो आप सबका सवाल, मेरे सवाल के बदले में आप सबका जवाब ये आना चाहिए जी भैया, हम आसानी से इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर हमारा भारत स्थित है। ठीक है, भारत के साथ में अगर हम बात करें दोस्त, मैंने यहाँ पर बताया कि ये हमारा यूरोप है। अभी आप एक कॉमन समझ रखें कि यहाँ पर क्या है आपका, ये यूरोप है, यूरोप है। यूरोप के नीचे यहाँ पर ये जो आपको दिखता है ये अफ्रीका महाद्वीप है आपका, अफ्रीका महाद्वीप है।
इधर आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप होता है, नॉर्दर्न अमेरिका। इधर आपका साउथ अमेरिका है, क्या है, साउथ अमेरिका है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा महाद्वीप है इसको हम बोलते हैं आपका एशिया। इधर एशिया का क्षेत्र है, ठीक है। और इधर आपका छठा महाद्वीप ये ऑस्ट्रेलिया है। सातवां महाद्वीप आप लोग सब लोग जानते ही हैं, वो अंटार्कटिका है, जो कि उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल की तरफ है। इतनी समझ सबको है, इतना हम सब लोग जानते हैं। अच्छा, अब हम आपको दूसरी बात समझाएंगे। ये बात क्लियर है दोस्त, कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है? बड़ी छोटी सी बात है जी भैया, इसको हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप सब लोगों ने यदि एक नाम सुन रखा हो, सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारत का एक बंदरगाह हुआ करता था जिसका नाम था लोथल। लोथल का नाम सुन चुके होंगे। तो मेरा प्रश्न आपसे रहेगा, अभी नहीं भी जानते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, तो आप कहेंगे लोथल, मेरा प्रश्न रहेगा कि लोथल किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे लोथल हुआ करता था भैया गुजरात में, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें आपसे, ये जो भारत का राज्य है, भारत के राज्य में आपसे पहले ही कह चुका हूं, हर एक स्टूडेंट का धर्म होना चाहिए कि उसकी टेबल पर भारत का नक्शा लगा हो और भारत के राज्यों की स्थिति उसको कम से कम पता होनी चाहिए। तो ये गुजरात जो है यहाँ पर हुआ करता था आपका क्या, गुजरात क्षेत्र में इस पिन पॉइंट पर होता था हमारा लोथल। और लोथल को व्यापार के लिए जाना जाता था। अगर हम बात करें लोथल से व्यापार कौन करते थे, तो ये अफ्रीका के वासी, अफ्रीका के लोग, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। ये आपका जो अरब क्षेत्र है, ये अरब के लोग, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था इस व्यापार पर, इनका भी गुजरात से व्यापार होता था। यहाँ पर कौन है, ये अरब क्षेत्र, अरब, अरब के लोग व्यापार करते थे। और दूसरी स्थिति की मैं बात करूं तो आपका एक रास्ते से भी व्यापार होता था। जैसे कि आज जो पाकिस्तान है, पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, हाँ या ना? हाँ जी, पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। पाकिस्तान भारत से अलग हुआ 1947 में, 1947 में। अफगानिस्तान ये भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था पहले, तो आप कहेंगे कि भैया 1893 में अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ। यानी कि अगर हम बात करें आज के संदर्भ में, ये पीओके, ये भी किसका है, ये भी हमारा है पीओके। अगर ऐसे क्षेत्र की बात करें, संपूर्ण भारत का क्षेत्र है हमारा। बहुत जगह इसको मैप को गलत दिखाया जाता है, तो कभी भी आप दिखें तो अपने मन में उस चीज को दूर करके रखना कि ये पीओके भी किसका है, ये भी भारत का है। बात क्लियर है? तो ये सारा हिस्सा हुआ करता था भारत का यहां तक। अगर हम इतनी बात कर दें यहां से, ये क्षेत्र भी किसका था, भारत का क्षेत्र था। अच्छा, भारत से जो व्यापारी यहां पर आते थे भारत की सीमाओं में, वो ईरान, ईरान से भी आते थे। ईरान कहाँ है, भारत का पड़ोसी है। ईरान के पड़ोस में है, अब देखेंगे तो इराक है। ईरान के पड़ोस में कौन सा है, थोड़ा यहाँ पर देखेंगे, हम आप लोगों को इस बात को वापस लेके आएंगे फिर से। पहले ये समझा दें आपको, मैंने आपसे कहा कि अगर हम भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं, अगर हम आपसे भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है ये भी भारत का, जो यहाँ पर अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है वो भी भारत का हुआ करता था। इसके पड़ोस में कौन सा देश है, तो आप कहेंगे इराक, इराक, सॉरी ईरान आएगा पहले फिर इराक। ईरान भारत का पड़ोसी देश है, जानते हैं सब लोग, हाँ जी। ईरान के पड़ोस में कौन है, आपका इराक। इराक की जो सीमाएं हैं वो मिलती हैं किससे, तुर्की से। किससे मिलती हैं, जिसका आज वर्तमान में नाम तुर्की है। और तुर्की के बाद में शुरू हो जाता है आपका यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप आपका तुर्की से उसकी सीमा लगी हुई है, तुर्की से लगी हुई, ठीक है। बात क्लियर है? इतनी छोटी सी बात है ये तो यानी कि अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि जो थल के रास्ते आते होंगे, जमीन के रास्ते आते होंगे, उनको कोई दिक्कत होती होगी क्या? अगर मैं आपसे प्रश्न करूं यहां पर कि थल के रास्ते जो लोग आते होंगे, यानी जमीन के रास्ते जो लोग यहां आते होंगे, तो यहां पर आप देखेंगे ये तुर्की है, ये तुर्की है आपका। तुर्की के बाद में ये आपका इराक है और ईरान है। अगर आप मैप को क्लियर भी नहीं देख पा रहे हैं तब भी एक कॉमन समझ विकसित करिए कि यहां से जो लोग आते होंगे वो ईरान, इराक और तुर्की होते हुए यूरोप में व्यापार होता था, आसानी से होता था, कोई दिक्कत नहीं थी, व्यापार स्मूथली चल रहा था। तो पहला एक रास्ता हमने समझा कि भारत से व्यापार का रास्ता क्या था। भारत से जो व्यापार का रास्ता था वो क्या था,
पहले समझ लेना, नोट बाद में बनाएंगे, अच्छे से नोट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं हम रूट वन को। रूट वन यानी कि पहला जो मार्ग था वो कौन सा था? तो पहला मार्ग हम बोलेंगे वो था आपका स्थल, यानी कि एक लैंड रूट था, स्थल मार्ग, एक लैंड रूट था। और ये लैंड रूट कैसे जाता था? आप कहेंगे कि इधर यूरोप से हम अगर बात करें, यूरोप से तुर्की, तुर्की जिसको आज हम कहते हैं, तुर्की से आपका इराक, ये सब कनेक्टेड थे आपस में। इराक से ईरान, और ईरान से होते हुए यानी आज के अफगानिस्तान पाकिस्तान भी आप समझ लेना, कंसीडर कर लेना, और उस समय की स्थिति के हिसाब से सीधे भारत। ये बात क्लियर है? दूसरे रूट की बात करते हैं। रूट टू क्या था? दूसरा रूट कौन सा था? उस समय की बात हम कर रहे हैं। दूसरा कौन सा मार्ग था? देखो इसी मैप में ध्यान से देखना। पहला रूट क्लियर है भाई साहब? पहले रूट में किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसको बाद में कोई वर्ल्ड मैप डाउनलोड करके और अच्छे से एक बार अपने पिक्चराइजेशन करके भी देखना इस बात को। देखें दूसरा रूट क्या था। यहां पर आप देखोगे ये आपका अरब क्षेत्र है। इस अरब क्षेत्र से भी होकर के यहां पर अगर आप देखोगे अरब क्षेत्र में यहां से होकर निकल जाए आप, या यहां से होकर के आपका, ठीक है, जहां पे आपका हरमुज जल संधि है, ज्योग्राफी में अगर आप जानते होगे तो यहां पर आपका ईरान और अरब के बीच में यहां पर हरमुज जल संधि है। फिर यहां पर ये जमीन पर आते थे, जमीन पर आने के बाद में फिर इधर से आपका, ठीक है, भूमध्य सागर से होते हुए फिर यूरोप पहुंच जाते थे। तो एक मार्ग ये भी पॉसिबल था, एक मार्ग आपका सिर्फ जमीन से पॉसिबल था। ठीक है, दोनों मार्ग क्लियर हैं आपको? अब ऐसी क्या घटना घटी दूसरे मार्ग की अगर हम बात करें आपसे? रूट टू क्या था? रूट टू, रूट टू की बात करते हैं तो ये लाल सागर से होते हुए, रेड सी से होते हुए, दूसरा रूट था लाल सागर, या अगर हम कहें अरब को जोड़ता हुआ, अरब को जोड़ता हुआ ये भी यूरोप को निकल जाता था। दूसरा रूट भी क्लियर है कि कुछ थल कुछ जल यहां से होते हुए। अब इन रूट्स पर क्या होता था, इस पर जो अरब देश थे वो अपनी मनमानी करते थे। अरब देश क्या करते थे, इस पे अपनी मनमानी करते थे बहुत ज्यादा। और साथ में ये जो रूट था इस पर भी बहुत तरह की लूटपाट होती थी, लेकिन फिर भी व्यापार चलता रहा। व्यापार में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, परेशानी नहीं आई। व्यापार स्मूथली, बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए, लूटपाट भी, बहुत बार जो स्थानीय शासक होते थे बीच में रास्ते में वो अपने टैरिफ्स बढ़ा देते थे, कर अपने बढ़ा देते थे, लेकिन वो किसी तरह से नेगोशिएशन होकर के व्यापार चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया इतिहास का जिसने इस पूरी दुनिया में बहुत कुछ बदला, और वो दिन है 29 मई 1453। तो 29 मई 1453 को ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने दुनिया में बहुत सारी चीजों को बदला, उस पर आप सब लोगों को गौर करना है। ओके, कोई दिक्कत? देखेंगे। भैया बोर्ड की ब्राइटनेस कम कर दो प्लीज। आप सब लोगों को मैं कह चुका हूं, एक बार आप लोगों को इस बोर्ड के साथ में चलना है। ये साइंटिफिकली साथ ही इसको डिजाइन किया गया है आपकी आंखों का ध्यान रख के। लेकिन हम लोगों को क्या है, किसी एक चीज की आदत हो जाती है। आज की कक्षा में भी हम उस चीज को समझेंगे कि हम भारतीयों की आदत क्या रही है, और हम अपनी आदत को बदलना नहीं चाहते क्योंकि हमको हैबिट हो चुकी है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत इस बात में? एकदम ठीक है, इसको बदला भी नहीं जा सकता है अब। ठीक है, इसी पे हमको कक्षा ध्यान कम कर दो प्लीज। आप सब लोगों को मैं कह चुका हूं, एक बार आप लोगों को इस बोर्ड के साथ में चलना है। ये साइंटिफिकली साथ ही इसको डिजाइन किया गया है आपकी आंखों का ध्यान रख के। लेकिन हम लोगों को क्या है, किसी एक चीज की आदत हो जाती है। आज की कक्षा में भी हम उस चीज को समझेंगे कि हम भारतीयों की आदत क्या रही है, और हम अपनी आदत को बदलना नहीं चाहते क्योंकि हमको हैबिट हो चुकी है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत इस बात में? एकदम ठीक है, इसको बदला भी नहीं जा सकता है अब। ठीक है, इसी पे हमको कक्षाएं करनी पड़ेंगी, और आप सबका समर्थन मुझे चाहिए होगा इस एक बात के लिए कि हाँ भैया हम इसी पर करेंगे। इससे बढ़िया कुछ नहीं है, उसको जांचा गया है तभी आपके लिए। ऐसा नहीं है कि भाई जबरन आपके ऊपर हमें को ब्लैक में आपत्ति है और आपको नहीं इसी कलर पे कराएंगे, ऐसा नहीं है। ओके, तो आप अपना समय गवाएंगे ऐसी कुछ बात करेंगे तो। बस हमको अपनी आदतें बदलनी होती है, और आदत बदलने के लिए आप तैयार हैं तो बड़े परिवर्तन के लिए आप तैयार हैं। तो दूसरी घटना मैंने आपको बताई, एक डेट याद रख लेनी है आपको।
29 मई 1453, इसको नोट करना भैया अपनी कॉपी पर, नोट करें एक बार, 29 मई 1453। 29 मई 1453 को हुआ कुस्तुनतुनिया वॉर। कुस्तुनतुनिया वॉर, कुस्तुनतुनिया वॉर, कुस्तुनतुनिया युद्ध, ठीक है। कुस्तुनतुनिया वॉर। अब ये कुस्तुनतुनिया वॉर क्या है ये समझे मैं, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि क्यों वास्को डी गामा को समुद्र से आना पड़ा। अगर जल से आपका जब स्थल मार्ग था तो क्यों उसको नए मार्ग भारत के लिए खोजने पड़े, या कोलंबस जैसे व्यक्तियों को क्यों निकलना पड़ा अभियानों पर, बार्थोलोमो डियाज को क्यों चलना पड़ा, या आपका पेड्रो कैब्रल को क्यों चलना पड़ा, वो सब तभी आप समझ पाएंगे अगर आप इस डेट को समझेंगे। देखो, पूरी दुनिया में आप सब लोग जानते हैं कि सभी व्यक्तियों ने अपने शासन को जिस तरह भी उन पर बढ़ाया गया उस तरह से उन्होंने उस शासन को बढ़ाया। तलवार के दम पर जिससे अपना शासन जितना बढ़ाया गया उसने बढ़ाया अपने शासन को, इस बात में कोई दो राय तो नहीं। बोले आप कहेंगे हाँ जी। तो यहां पर हुआ क्या था, देखो एक जगह आपको मैप पे दिख रही होगी, आप सब लोगों को फोकस करना चाहिए इस पे, वो है यहां पर लिखा हुआ है कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल। और ये है आपका क्या, ये सारा है आपका तुर्की, समझना इसको अभी लिखवाएंगे। तुर्की में ये कौन सी जगह है, ये है कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल बोले, या इसको आप जानती हैं जगह के नाम तो बदल जाते हैं बहुत बार, जैसे कोलकाता, कलकत्ता, इसको धीरे धीरे समय के साथ में कुस्तुनतुनिया भी कहा जाने लगा। और इसी कुस्तुनतुनिया को अगर मैं वर्तमान में बोलूं, वर्तमान में इसको बोलते हैं इस्तांबुल। क्या बोला जाता है इसको वर्तमान में, तो वर्तमान में हम बात करें इस्तांबुल की, ठीक है। और ये इस्तांबुल कहाँ पर पड़ता है आपका, ये जो पॉइंट है जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंटिनोपल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दो सागर हैं आपका, इधर दो सागर पड़ते हैं। अगर मैं ऊपर के सागर की बात करूं कि ऊपर कौन सा सागर स्थित है यहाँ पर, और इसके नीचे जो सागर स्थित है, यानी कि दो सागरों के बीच में स्थित है, क्या बोलेंगे, दो सागर। और दो सागर कौन कौन से हैं, ऊपर तो काला सागर है, काला सागर, ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, और नीचे यहां पर मरमरा सागर है, मरमरा सागर। जब यहां पर बीच में दोनों सागर जल संधि बनाते हैं, इस जल संधि का नाम है आपका बासपोरस जल संधि। अपने दिमाग में एक इमेज बनाओ पहले, ज्योग्राफी में अगर आपने पढ़ रखा होगा बासपोरस जल संधि को, तो फिर चीजें क्लियर हो जाएगी। यानी मैंने बताया था आपको क्या यहां पर, कि जो तुर्की है हमारा, तुर्की और यूरोप सीमा बनाते हैं, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं, भारत का व्यापारिक मार्ग यहीं से होकर जाता था। तुर्की और यूरोप के बीच में यहाँ पर जो जल संधि है, इसके ऊपर तो आपका ब्लैक सी यानी कि काला सागर है, और इसके नीचे मरमरा सी यानी कि आपका मरमरा सागर है। ये दोनों जिस जल संधि से जुड़े हुए हैं, इस जल संधि का नाम है बासपोरस। थलसम एक बार बोले थम्स अप करके, जी भैया बात क्लियर है। बासपोरस जल संधि अगर मैं आपसे पूछूं किस किस के बीच में स्थित है, तो आप कहेंगे वो स्थित है आपका कहां पर, यूरोप और तुर्की के बीच में स्थित है, जिसके ऊपर की ओर काला सागर है और नीचे की ओर मरमरा सागर है। बात क्लियर है। तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल क्या होता था, ये यूरोप को जोड़ता था। और यहीं पे ये जो इस्तांबुल जगह है, इस्तांबुल जगह है, ये बहुत सांस्कृतिक जगह थी। इतनी सांस्कृतिक, अगर मैं कहूं तो उस समय का सबसे समृद्ध शहर, दुनिया के समृद्ध शहरों में, प्रोस्परस सिटीज में इसका नाम आता था। और पूरी दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे वो यहाँ पर आकर के निवास करते थे, और इसको देवताओं की नगरी, या अगर मैं कहूँ इसको कल्चरल सिटी उस समय पे माना जाता था। तो अगर हम प्राचीन समय से बात करेंगे, एक चीज से मैं आपको रिलेट करवाना चाहूंगा। अभी आपको स्थिति क्लियर हो गई, कौन कौन से सागर के बीच में स्थित है, स्थिति क्लियर हो गई। कुस्तुनतुनिया की अगर हम बात करें जगह कहाँ पर है, तो आप कहेंगे वो भैया तुर्की और यूरोप की सीमा पर है, जिसके ऊपर दो सागर हैं, काला सागर और नीचे की तरफ मरमरा सागर, एक जल संधि है बॉस्पोरस के किनारे पर स्थित है आपका कुस्तुनतुनिया
या जिसको हम कॉन्स्टेंटिनोपल बोलें, या फिर उसको हम कहें आपका इस्तांबुल। इस्तांबुल हालांकि 1930 के आसपास में नाम हुआ, वो आधुनिक नाम है उसका। तो इस कुस्तिनतुनिया में क्या हुआ, एक तो रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य बहुत प्राचीन साम्राज्य रहा है। दुनिया के एक बड़े क्षेत्र पे अगर हम बात करें, यूरोप से लेकर के अरब तक, यूरोप महाद्वीप से लेकर के अरब महाद्वीप तक शासन रहा है रोमन साम्राज्य का। रोमन साम्राज्य अगर हम आज से बात करें तो कितना पुराना होगा भैया लगभग, तो मैं कहूँ तो लगभग ये आपका 2050 वर्ष पुराना है अगर हम आज से तुलना करें। क्योंकि ये रोमन साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 27 बीसी में। 27 बीसी में एक शासक थे ऑगस्टस सीरज, ऑगस्टस सीजर। ऑगस्टस सीजर ने इसको क्या किया था, स्थापित किया था, ये इसके संस्थापक हैं। रोमन साम्राज्य, रोम कहाँ पर पड़ता है, यूरोप में है या नहीं है, रोम इटली की राजधानी है रोम। तो आप समझ जाओगे इटली की राजधानी है रोम, तो यानी कि वो यूरोप में है। और तो यूरोप में एक साम्राज्य था जो बहुत बड़े क्षेत्र में था, आपका अफ्रीका तक अरब तक फैले हुए थे। तो रोमन साम्राज्य क्या हुआ, धीरे धीरे दो हिस्सों में बट गया। एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, पश्चिमी रोमन, और साथ में आपका पूर्वी रोमन, पूर्वी रोमन साम्राज्य यानी ईस्टर्न रोमन एम्पायर। जो पश्चिमी रोमन था इसने अपनी कैपिटल बना ली रोम, इनकी कैपिटल क्या बनी धीरे धीरे, रोम। और जो पूर्वी रोमन था इसने कैपिटल बनाई अपनी कुस्तिनतुनिया। क्या कैपिटल थी इसकी, अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल थी आपका कुस्तुनतुनिया। और यही पूर्वी रोमन साम्राज्य जब अलग हो गया तो इसको जाना जाने लगा बैजेंटाइन, बैजेंटाइन साम्राज्य के नाम। छोटी सी बात है, क्लियर है। रोमन साम्राज्य जो कि यूरोप में फला फूला, ठीक है, एगोस्टस सीजर के द्वारा उसको स्थापित किया गया, उन्होंने अपना सीमा विस्तार किया और धीरे धीरे यूरोप से लेकर के आपका अफ्रीका और अरब तक वो लोग पहुंचे। लेकिन आप जानते हैं जब किसी चीज का विस्तार होगा तो एक समय पर फिर वो चीजें आपका घटनाक्रम के चलते हुए से आपका घट भी जाती हैं। तो उसी वजह से क्या हुआ कि वही रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में बटा, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी रही आपका कहाँ पर, रोम में, और पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसको हम बैजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जानते हैं उसकी राजधानी हो गई आपका क्या, कुस्तिनतुनिया, या हम कहेंगे जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल भी आप कह सकते हैं, वो कोई भी एक नाम बोलें। यहां तक की बात क्लियर है। आप एक बार थम्स अप करें तब आगे की चीज आपको बड़े आराम से समझ में आएगी। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य और साथ में इसी समय पर एक साम्राज्य था आपका ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन, ऑटोमन साम्राज्य। ये दो साम्राज्यों के बीच का युद्ध है। अगर मैं कुस्तुनतुनिया वॉर की बात करूं तो ये रोमन साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य के बीच का युद्ध है। ऑटोमन्स एम्पायर हुआ करता था और ऑटोमन एम्पायर चल रहा था आपका तुर्कों के द्वारा। ये लोग कौन थे, ये तुर्क थे। जैसे कुछ तुर्क आक्रमणकारी तो भारत में आ गए, लेकिन उन्हीं में से कुछ क्या रहे आपका, वो अपने क्षेत्र को प्रचारित प्रसारित करते रहे अरब में और शक्ति बनते रहे। और उन्हीं में से ऑटोमन साम्राज्य को शक्ति देने वाले थे उस्मानी लोग। तो इसको कई बार उस्मानी साम्राज्य भी कहा जाता है, उस्मानी साम्राज्य। अब उस्मानी साम्राज्य और इन सब के बीच में क्या वॉर है, ये चाह रहे हैं कि ये यूरोप में एंटर करें। और पॉइंट कौन सा है आपका, कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल। इसके इधर सीमाएं हैं आपका ऑटोमन साम्राज्य की और इसके इधर सीमाएं हैं आपका रोमन साम्राज्य की। दोनों एक इस जगह के लिए कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। ऑटोमन साम्राज्य में थे आपके मोहम्मद द्वितीय, 21 साल एज है और सिर्फ एक ड्रीम है कि इनकी जो सबसे पवित्र जगह मानी जाती है ये आपका, जिसके ऊपर, जिसको यूरोप का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जिसको एंट्री गेट भी कहते हैं, जिसको ये अपना स्पिरिचुअल सिटी भी कहते हैं, जिसको अपना एक कल्चरल सिटी भी कहते हैं, जिसको ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में रेनेसा का काम ये जगह करेगी, इसको हमें अपने कब्जे में लेना है। अब कब्जे में लेना आसान बात नहीं थी, क्योंकि यहां पर शासक की अगर बात करें रोमन साम्राज्य में जो थे आपका कॉन्स्टेंटाइन 11 थे आपका। यहाँ पे शासक कौन थे इस समय पर, 1453 की बात कर रहे हैं। धैर्य से समझना तभी समझेंगे।
कॉन्स्टेंटाइन, फिर कहोगे मजा आ गया, कॉन्स्टेंटाइन 11, और साथ में इधर कौन थे आपका शासक, वो थे महमूद द्वितीय, ये जिनको मोहम्मद द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। बाद में इनको कहा गया, क्योंकि इन्होंने फतेह हासिल की, तो मोहम्मद फतेह, मोहम्मद फतेह। तो इन दोनों के बीच का युद्ध था। यहां पर कॉन्स्टेंटाइन जो 11 है, और यहां पर आपका महमूद द्वितीय जो फतेह है। तो ये किसकी तरफ से रूल कर रहे हैं, ऑटोमन साम्राज्य। बहुत कम एज है, 21 ईयर्स, आप समझ सकते हैं कोई उतनी बड़ी एज नहीं है। लेकिन यहां पर ये बहुत, अगर मैं बात करूं कि एक प्रौढ़ व्यक्ति थे, लेकिन इनके पास थे सिर्फ 7,000 लोग। और इस समय पर उभरती हुई शक्ति थे आपका मोहम्मद फतेह के पास में थे 80,000 लोग। और जब ये अटैक किया गया यहां पर, तो ये 3 दीवारों से सिक्योर है कुस्तुनतुनिया। तो यहां पर एक जहाजी बेड़े के साथ में अटैक हुआ। एक आपका हंगरी का तोपची था, उससे तोपें बनवाई गई, इतनी बड़ी तोपें थी कि कहते हैं उन तोपों को आगे खिसकाने के लिए 200 लोग की जरूरत पड़ती थी। तो आप सोचिए कितना बड़ा एक आपका तोप रहा होगा, कितना बड़ा आपका कैनन रहा होगा वो। उसके द्वारा उनको तैयार करके उन्होंने वॉर किया ये, और फाइनली इनको यहाँ से भागने को मजबूर किया। कहते हैं कॉन्स्टेंटाइन 11 युद्ध लड़ते हुए मारे गए, अंतिम समय तक लड़ते रहे, लेकिन फाइनली कुस्तुनतुनिया पर किसका साम्राज्य हो गया, किसका साम्राज्य हो गया, तो जीत किसकी हुई है इसमें, ऑटोमन साम्राज्य की विजय हुई। ऑटोमन साम्राज्य की इसमें विजय हुई, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें तुर्क जो है या उस्मानी साम्राज्य की जीत हो गई। अब ये युद्ध सिर्फ 2 साम्राज्यों के बीच नहीं था, ये युद्ध था आपका 2 धर्मों के बीच में भी, ईसाई और इस्लाम के बीच में। इस्लाम धर्म और आपका ईसाई धर्म के बीच के इस युद्ध में, हालांकि अगर इस युद्ध के पहले की स्थिति में बताऊं, 28 मई से पहले का दिन जो था, उससे पहले की स्थिति ये थी कि जो ईसाई बाकी यूरोपीय लोग थे वो उनको मदद कर रहे थे, एक समुद्री बेड़ा भी उनकी मदद के लिए आ गया था, ठीक है। लेकिन फाइनली कहते हैं कि 29 मई की सुबह सुबह ये विजयी हुए, दीवारें तोड़ दी गई, सेना अंदर पहुंच गई। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो पहले पक्ष कमजोर था इस्लाम का, वो पक्ष बहुत मजबूत हो गया, और ईसाई धर्म की अगर आप कहें कि बहुत कमजोरी दुनिया को दिखी, कि भाई एक मैसेज आएगा ना सीधे सीधे, डायरेक्ट वॉर में अगर इस्लाम जीत गया ईसाइयत से, तो ईसाई जितने भी देश थे, यानी कि यूरोप के देशों में क्या मैसेज जाएगा, उन्हें लगा कि भाई अब तो जो है हमारा अस्तित्व जो है वो खतरे में है। ये मैसेज जाएगा हाँ या ना, आप सीधा सा मतलब एक समझ विकसित करते हुए एक बार आंसर करें, तभी मैं समझूंगा आप अब तक की बात को समझ पाए। आप कहेंगे हाँ जी। तो ईसाई लोगों में जब ये मैसेज गया, तो ईसाइयत के अंदर इस्लाम के प्रति एक दुर्भावना भी विकसित हुई। जैसे आप देखोगे बाद में, जैसे पुर्तगाल के शासक ने यही बयान दिया कि मेरा जो युद्ध है, जब वो पोप से मिलता है, उस समय के एक जो मुख्य पादरी पोप से मिलता है, तो उसने कहा कि हमारी प्रतिद्वंदिता जो है वो इस्लाम से है। तो ईसाइयत इस्लाम के खिलाफ हो गई, क्योंकि उन लोगों ने क्या कर दिया, जैसे ही कुस्तुनतुनिया पर उनकी जीत हुई, तो मैंने बताया आपको कि रूट कैसे होके जाता था, रूट कैसे होके जाता था बताएं एक बार। ये जो सारा रूट था, ये तुर्की के थ्रू यूरोप को जोड़ता था, और यहां पर है आपका कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कॉन्स्टेंटिनोपल को जब इन्होंने जीत लिया, तो यूरोप के आने का रास्ता खत्म हो गया। इधर देखिए आप, सब समुद्र है, सिर्फ जमीन यहां इस्तांबुल यानी कि कुस्तुनतुनिया से ही जुड़ती थी, और वो जो इनका रूट था वो खत्म कर दिया, उस रूट पर अधिकार हो गया ऑटोमन साम्राज्य का। अब इन्होंने कहा अच्छा बेटा यहां से व्यापार करते थे तुम, अब एक काम करो, तुम पे टैक्सेशन लगेगा। और कहते बहुत जबरदस्त कर उनके ऊपर लगाए गए कि यूरोप के लोगों को इधर से व्यापार करने का जो ख्वाब है वो बचे ही ना, या करें तो सिर्फ हमारे माध्यम से व्यापार करें। अब तो उनके सामने समस्या आ गई। लेकिन यूरोप वाले इतने लालायित क्यों थे, मतलब इस व्यापार को क्यों करना चाहते थे। यूरोप के बारे में साथी आपको पता होना चाहिए कि वो ठंडे प्रदेश हैं, और ठंडे प्रदेश हैं तो इधर आपका जो ये एशिया महाद्वीप है, ये यहाँ तक, सॉरी इंडोनेशिया तक, इवन ये जो क्षेत्र है ये गर्म मसालों के लिए जाना जाता था। इसमें भी सबसे जो कोर एरिया है, वो कोर एरिया ये है। ये क्षेत्र मसालों के लिए जाना जाता था। अब चूंकि जो यूरोप के लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन तो सब जगह होते हैं, यूरोप के लोग ज़्यादा हैं क्योंकि उनके ठंडे प्रदेश हैं। तो वो गरम मसालों को एक प्रिजर्वेटिव के रूप में, यानी कि एक संरक्षक के रूप में, ताकि उनका जो नॉन वेज है वो लंबे समय तक चल पाए,
क्योंकि पहले फ्रीजर वगैरह नहीं हुआ करते थे जिससे वो ठंडे कर पाए। तो वो क्या करते थे, यहाँ से गरम मसालों, और साथ में गरम मसाले उनके खान पान में भी इस्तेमाल होते थे क्योंकि ठंडे प्रदेशों में उनकी बहुत डिमांड थी। तो इनका बिजनेस इतना अच्छा था कि जो मसाले यहाँ से जाते थे या जो वस्त्र यहाँ से जाते थे, जैसे कि लौंग हो गया, काली मिर्च हो गया, इलायची वगैरह, जो भी यहाँ से जाता था उसकी बहुत डिमांड होती थी वहाँ बाजारों में, और कई गुना कीमतों पर वो बेचे जाते थे। और जो व्यापारी यहाँ पर आते थे उनको बहुत मुनाफा होता था। अब उसी मुनाफे के चलते जब उन लोगों को लगा कि यार हमारा तो जो रूट है वो खत्म हो गया, तो समस्या होगी कि नहीं होगी, और रूट छीन लिया किसने, ऑटोमन्स ने। तो ऑटोमन्स के खिलाफ एक नफरत भी पैदा हो गई और साथ में एक वॉर भी, और लेकिन उस वॉर को तो वो हार चुके हैं। अब कुस्तुनतुनिया का वॉर सिर्फ एक ये कारण नहीं है कि रूट बंद हो गया, इसके बहुत सारी चीजों को इसने जन्म दिया। इस वॉर ने बहुत सारी चीजों को जन्म दिया। जैसे कुस्तुनतुनिया पर मैंने कहा कि बहुत विद्वान लोग रहते थे। जब वो विद्वान लोग वहां से छोड़ करके भागे अपनी जगह को, क्योंकि जगह बहुत फेमस थी। यहां पर एक, अगर मैं बताऊं, यहां पर एक चर्च हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया में, जो आपका कुस्तुनतुनिया है, यहां पर एक चर्च हुआ करती थी। चर्च बहुत बड़ी चर्च थी, बहुत मान्यता भी थी उस चर्च की, और उस चर्च का नाम था आपका हाया सोफिया। हाया सोफिया चर्च। तो कहते हैं कि जब ऑटोमन साम्राज्य की सेनाएं 29 मई को पहुंची, तो 28 मई पे सारे लोग इस चर्च के पास इकट्ठे रहे थे, वो हजारों लोग जो प्रार्थनाएं कर रहे थे कि हमारा ईश्वर हमें बचाएगा। और कहते, मैंने आपको बताया कि बहुत धार्मिक शहर था, और जब धार्मिकता बहुत ज़्यादा होती है तो लोग उम्मीद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर तो उन्होंने उम्मीद की कि हमारा ईश्वर हमें बचाएगा। लेकिन जब वहां से इन लोगों को भागने को मजबूर होना पड़ा, तो यहां से भाग के ये सब लोग कहां पर गए, जितने भी स्कॉलर्स थे, जितने भी विद्वान लोग थे, ये सब जब भागे यहां से, इस्लामिक आक्रमणकारियों से भाग करके ये गए, भाग करके आपका रोम। और रोम में जब ये विद्वान लोग गए तो वहां पर बहुत सारे सवाल उठे। उन्होंने कहा कि कुस्तुनतुनिया में हमारा इतना विश्वास था, इतनी धार्मिक जगह थी, तो हमारे ईश्वर ने हमको क्यों नहीं बचाया, ईश्वर ने हमारी रक्षा क्यों नहीं की। तो जब आप तार्किक हो जाएंगे, जब आप तर्क के साथ बात करने लगेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें तो बस थोप दी गई, बहुत सारी चीजों पे सवाल करने की जरूरत है। तो उन लोगों ने सवाल किए वहां पर जाकर के, तो वहां एक नया तर्कशास्त्र उभरा, लोगों ने ज्ञान पर नए सिरे से चर्चा शुरू की। इसीलिए तो यूरोप में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ। तो कभी भी आपसे कोई पूछे यूरोप में पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का क्या मतलब होता है, पुनर्जागरण, फिर से जाग जाना, रेनिशा। रेनेसा का मीनिंग ही ये है कि आप कभी जागे हुए थे, मनुष्य कभी जागा हुआ था, मनुष्य को पता था मेरी जरूरतों का निर्वहन किस प्रकार से होगा। फिर बीच में मनुष्य पर बहुत सारी चीजें, अंधविश्वास उसके ऊपर थोप दिए गए, लेकिन उन अंधविश्वासों से मुक्त होकर के वो फिर से जाग जाए, इसको बोलते पुनर्जागरण। जैसे हम भारत में बोलते हैं पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय जी ने किया, और भी बहुत सारे लोग रहे पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय, क्योंकि उन्होंने सोते हुए हिंदुस्तान को जगाने का प्रयास किया कि तुम जागो, तुम्हें जागना ही होगा। उन्होंने बताया लोगों को कि सती प्रथा जो है एक कुरीति है, लेकिन लोग कहाँ थे, लोगों ने कहा अच्छा तुम हमको कुरीति बताओगे, हमारे पूर्वजों ने ये नहीं किया क्या, हमारे पूर्वजों ने भी तो पति के मरने पर उनकी जो पत्नी है उनको जिंदा जला दिया, यही तो सती प्रथा थी, पति के खत्म होने के बाद में पति पत्नी जीवित नहीं रहनी चाहिए, उसको भी जिंदा जलाओ। अब वो एक जो कस्टम है, रीति रिवाज है, चाहे उसमें कितनी भी कुरीति हो, एक समय पर लोग उसको इसलिए अपनाने लगते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज उसको अपनाते थे। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें इसी बात पर निर्भर करती हैं कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, हमारे लिए वही एकमात्र सत्य हो जाता है। पूर्वजों ने किससे शुरू किया, उसके पीछे 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 आप जाएंगे तो इसको बोलेंगे कि आप थोड़े तार्किक हुए और आपने सोचना शुरू किया। तो लोग जब रोम में पहुंचे तो उनको समझ में आया कि नहीं, ये तो लड़के जीतना था, इसके लिए तो लड़ना पड़ता हम लोगों को, और हम तो किसी एक भरोसे के बदले रहे। तो वहां पर फिर कहते हैं इस बात के लिए चर्चाएं शुरू हुई और ज्ञान के नए पैमाने शुरू हुए। तो एक कुस्तुनतुनिया वॉर की वजह से हुआ कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ।
ठीक है, ये मस्जिद बाद में, ये चर्च तोड़ दिया गया और इसको एक मस्जिद में बदल दिया गया। अब देखना इसका बदला लेगा भारत में आकर के, जब अल्बुकर्क आएगा वो उस चीज को थोपेगा यहाँ आकर के। तो हाया सोफिया को क्या बना दिया गया फिर बाद में तोड़ करके, इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। ये बात आपको पता होनी चाहिए, हाया सोफिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में? आप कहेंगे हाँ। अब जब ये लोग जितने भी विद्वान थे, स्कॉलर थे, वो कहाँ गए? रोम गए। अब रोम में जब लोगों ने अपने जो धार्मिक ग्रंथ थे उनके ऊपर चर्चा करनी शुरू की, या जो मान के चलो पहले यहाँ पर आपका कहा गया, अरस्तु के द्वारा कुछ कहा गया आपका, सॉरी अरस्तु नहीं कह सकते, मतलब प्राचीन विद्वानों के द्वारा, यूनान के जो दार्शनिक थे उनके द्वारा कहा गया, क्योंकि आपका जो भी वाद थे, सिर्फ एक व्यक्ति का नाम हम नहीं ले सकते, अगर हम फिर भी बात कर लें, अरस्तु, प्लेटो, आपका सुकरात, इन सब ने क्या कहा, उस सब पर बहुत चर्चाएं शुरू हुई। यूनानी ज्ञान के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं शुरू हुई, और उन चर्चा में क्या हुआ कि ये सारे लोग कहने लगे कि भाई जो हमारी बातें हैं ये सब अब कैसे भी लोगों तक पहुंचे। तो एक क्रांतिकारी आदमी पैदा हुआ इन्हीं दिनों में, जोहान गुटेनबर्ग। किस किस ने गुटेनबर्ग का नाम सुना है? बात सब करें, उम्मीद करूंगा आप में से बहुत सारे साथियों ने सुना होगा। तो गुटेनबर्ग वो व्यक्ति है जिसने 1439-40 में आपका प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। अब प्रिंटिंग प्रेस कोई छोटा आविष्कार नहीं है, और प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि गुटेनबर्ग आपका जर्मनी का रहने वाला था, जर्मनी में रहता था, तो उसने क्या किया था, एक जर्मन कविता को पहले तो उसने प्रिंट किया था, बाद में उसने जो सबसे ज्यादा उसकी प्रिंटिंग प्रेस चर्चा में आई है, उसका नाम चर्चा में आया क्योंकि उसने बाइबिल को प्रिंट किया, गुटेनबर्ग बाइबिल के नाम से। तो लोगों के लिए जो नॉलेज था वो अब एक्सेसिबल था। जब चीज किताबों में आ जाएगी तो आपके लिए उपलब्ध है, आपके लिए ज्ञान क्यों उपलब्ध है? क्योंकि किताबें आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन आप प्राचीन समय को सोचिए जरा, जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, तो किसी ग्रंथ को लिखने में, पहली बात तो पढ़े लिखे लोग बहुत नहीं थे, किसी ग्रंथ को लिखने में वर्षों बीत जाते थे, और वर्षों बीतने के बाद में भी वो ग्रंथ राजा के पास रहता था, आम जनता के पढ़ने के लिए कुछ होता ही नहीं था। वो आम जनता तार्किक कैसे हो पाती जब उसके पढ़ने के और अध्ययन के लिए कोई चीज नहीं है? तो वो विचार कैसे करे? फिर तो उसको उन्हीं बातों पर विश्वास करना पड़ेगा जो किसी के द्वारा ओरली कही गई हैं, मौखिक रूप से कही गई हैं। अब वो गलत भी हो सकती हैं, या उनके जो तथ्य हैं वो आपका उनको काउंटर कैसे करे? भाई आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? आपके पास जब चीजें उपलब्ध होंगी आप तभी तो तुलना कर पाएंगे, तभी तो आप सत्य को जान पाएंगे। और यदि आपके पास जो तथ्य है वो उपलब्ध ही नहीं है, तो फिर तो आपको किसी की बात पर भी विश्वास करना पड़ेगा। तो गुटेनबर्ग वो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से बाइबिल को छापा, बाकी पुस्तकों को छापना शुरू किया। भारत में तो प्रिंटिंग पुर्तगालियों ने शुरू की 100 वर्षों के बाद में, 1550 में। समझ पा रहे हैं? और जो गुटेनबर्ग ने बाइबिल छापी थी, आप कमाल समझोगे, आज भी वो 21 ही बाइबिल है उसने जो प्रिंट की थी आपका, क्योंकि उस समय पर पादरी लिखते थे, पादरी अर्थात पोप, पोप को ही बाइबिल लिखने का अधिकार था। अब एक पोप लिखता था बाइबिल को 1 वर्ष में। गुटेनबर्ग ने जब अपनी प्रिंटिंग प्रेस शुरू की तो 1 वर्ष में उसने 500 बाइबिल छाप दी, जो पोप के द्वारा लिखी गई बाइबिल से सस्ती भी थी। लोग खरीदने लगे और पढ़ने लगे, उनके धर्म ग्रंथों को पढ़ के लोगों के अंदर वो भावना विकसित होने लगी। आज अगर आप देखोगे ना, गुटेनबर्ग की बाइबिल 21 कॉपी उसने छापी थी, आज $30 मिलियन प्राइस है उसका, मतलब लगभग आप बात करेंगे 250 करोड़ रुपए की एक बाइबिल है। वो 21 कॉपी रखी हुई है उनकी, संरक्षित है। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो कुस्तिनतुनिया वॉर हुआ, इसने बहुत सारी चीजों को जन्म दिया। एक बार थम्सअप करें, आप भी समझे कि भैया कैसे यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। दूसरी घटना क्या हुई महत्वपूर्ण, कि यूरोपियों के लिए जो व्यापारिक मार्ग था वो बंद हो गया भारत के लिए, या भारत बोले या एशिया बोले, एशिया के देशों से जो वो व्यापार करते थे उस पर फुल स्टॉप लग गया। अरब के थ्रू भी एक रास्ता था, मैंने बताया आपको कि अरब देशों से होकर भी रास्ता था, लेकिन उस पर भी फिर धीरे धीरे ऑटोमन साम्राज्य का प्रभाव बढ़ा, तो अरबों ने उसमें भी परेशानी क्रिएट की। अब दिक्कत ये थी कि एशिया पहुंचा जाए तो कैसे पहुंचा जाए। तो एशिया पहुंचने के लिए जो संघर्ष शुरू हुआ वो भी कारण है कुस्तुनतुनिया वॉर। अब इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे, बात क्लियर है? इसका इंपॉर्टेंस आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हमको अगली बात करनी है यहाँ पर
कि कुस्तुनतुनिया वॉर के बाद में एक क्वेश्चन आया, कैसे, 1453 के बाद में एक क्वेश्चन आया, एशिया से व्यापार कैसे हो, एशिया से व्यापार कैसे हो, क्योंकि रास्ते बंद हो गए हैं। अब कौन सा रास्ता बचा भाई साहब? अब इतनी कॉमन समझ आपको है, यही कारण थे जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है आपके पास में, समुद्र का रास्ता। एक सी रूट आपको खोजना ही होगा। अब समुद्र का रास्ता अब से पहले किसी ने देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं, तो यहां पर क्या है, यूरोप, और ये देश है पुर्तगाल। पुर्तगाल, ये देश है स्पेन। ये कौन सा देश है? ये स्पेन है। इसके कोने पर यहां पर आपका अटलांटिक ओशियन की तरफ ये पुर्तगाल है, जो रेड एरो लगा हुआ है। पुर्तगाल की स्थिति क्लियर है? तो पूरे यूरोप में अब इस बात के लिए चर्चा होने लगी कि भाई एशिया तक पहुंचा कैसे जाएगा। बहुत सारे प्रयास हुए। कोलंबस 1492 में स्पेन से चला, इसके लिए एशिया के लिए रास्ते को खोजने चला, लेकिन पहुंच कहाँ गया भटक कर? अमेरिका। तो अमेरिका के लिए जो व्यापारिक मार्ग खोजा वो स्पेन के नाविक कोलंबस ने खोजा। अब थोड़े से और इंस्पायर हुए भी, कैसे खोजा जाएगा। तो पुर्तगाल में एक बहुत ही, अगर मैं कहूँ, इनोवेटिव पर्सन था जिसका नाम है डॉन हेनरिक, या जिसको प्रिंस हेनरी भी कहा जाता था। तो प्रिंस हेनरी ने क्या किया कि भाई एक काम करते हैं, एकदम से नहीं पहुंच सकते हैं, तो उसने अफ्रीका के तटों का नक्शा बनवाना शुरू किया। पहले यहाँ पर जहाज भेजा एक, ठीक है भैया, यहाँ के आसपास की स्थितियों का अध्ययन करके आओ। फिर यहाँ तक एक जहाज भेजा। तो उसने जो ये वेस्ट वेस्ट बैंक था आपका अफ्रीका का, ऐसे समझे, जो इसका ये पश्चिमी किनारा है, इसके लिए उसने एक मैप बनवाया, और इसी मैप की हेल्प से उसने बार्थोलोमियो डियाज को भेजा यहाँ। बार्थोलोमियो डियाज 1487 में वो पर्सन है जो यहाँ पर पहुंचा। अभी लिखेंगे हम इन सब बातों को। बार्थोलोमियो डियाज किस वर्ष में पहुंचा, ईयर लिखे सारे लोग, 1487 में। इसको उसने बोला, बहुत तूफानों का सामना उसने किया था, तो उसने बोला इसको कैप ऑफ गुड होप, या उसने इसको कैप ऑफ स्टॉर्म्स भी कहा, उत्तर मासा अंतरीप या तूफानी अंतरीप भी उसने कहा। अब चैलेंज था यहां से लेकर के और यहां हिंद महासागर कैसे पहुंचा जाए। तो तब तैयार किया गया किसको? वास्को डिगामा को, जो वहां की नेवी में था, पोर्टुगीज नेवी में था, वो पुर्तगाली नौसेना में था। उसको बुलाया गया, ठीक है, वहां का राजा था इमैनुअल फर्स्ट। इमैनुअल फर्स्ट ने उसको बुलाया कि भाई वास्को डिगामा, तुमको ये यात्रा तय करनी पड़ेगी, और तुम अपने साथ लोगों को चिन्हित कर लो। उसने एक जहाजी बेड़ा अपने भाई के साथ में लिया, 4 जहाज उसने तैयार किए, 171 लोग उसके साथ में तैयार हुए। भैया हम चलेंगे इस जर्नी को, क्योंकि यहाँ तक का तो रास्ता क्लियर है। इसके बाद में वो आपका मोजाम्बिक, केनिया होता हुआ, और यहीं पे उसको मिला एक अब्दुल मजीद नामक व्यापारी, जो गुजरात का व्यापारी था। ठीक है, वो आता रहता था, क्योंकि मैंने बताया ना, अरब और अफ्रीका के लोग कहाँ से, गुजरात से व्यापार करते थे। तो ये व्यापार प्राचीन समय से, लोथल के समय से बहुत चर्चित था। तो यहां से वास्को डिगामा फिर उस अब्दुल मजीद को लेकर के कहाँ पहुंचा? मालाबार तट पर, कोझिकोड, जिसको आज हम बोलते हैं कालीकट, केरल पहुंचा। हम सब करके बताएं, भारत के लिए जो यात्रा हुई उसकी बहुत मुश्किल यात्रा थी, आसान नहीं थी। उसके यात्रियों ने तो बीच सफर में जब बहुत ज्यादा तूफान थे, तो वापस लौटने के लिए कह दिया था। उसने अपने यात्रियों को बंदी तक बना लिया था। अभी आप उसके किस्सों को सुनेंगे वास्को डिगामा के, तो आप देखेंगे वास्को डिगामा जब यहाँ पर पहुंचा था, ठीक है, उसके बाद की भी उसकी यात्रा आसान नहीं थी। उन सब की बात हम अभी करेंगे, आज ही करेंगे। लिखना शुरू करें। क्लियर है थोड़ी पिक्चर दिमाग में कि वास्को डिगामा कैसे पहुंचा? उम्मीद करूंगा इतने समझदार आप हैं। बेसिक सी चीज है, ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ आएगा। कहीं और ध्यान रखेंगे तो नहीं समझ आए, फिर बहुत दिक्कत है ना। ओके, शुरू करते हैं। तो भारत से एशिया से व्यापार कैसे हो? तो सब कंपनियों में होड़ लगी, रास्ता सिर्फ एक ही है, व्यापारिक रास्ता। और भारत में आने का, लिखना, भारत में यूरोपियों के आने का क्रम, यूरोपियों के आने का क्रम, किस क्रम में ये आए? आने का क्रम, ऑर्डर ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियंस टू केम इन इंडिया
और टू अराइवल इन इंडिया। क्या क्रम था? इनकी कंपनी के हिसाब से लिखना। पहले पुर्तगाली आए, ठीक है, भारत में। फिर इसके बाद में डच आए। डच कंपनी के हिसाब से नहीं लिख रहे हैं, चलो व्यक्तियों के हिसाब से लिखते हैं, कंपनी में आपको अभी बता। अंग्रेज आए इसके बाद में, ब्रिटिशियर लोग। इसके बाद में डैनिश आए जो डेनमार्क के थे। इसके बाद में आपका फ्रांसीसी आए जो कि फ्रांस के थे। और इसके बाद में आपका स्वीडिश आए जो कि स्वीडन के थे। सबसे ज़्यादा कामयाब कौन रहे ये बात आप जानते हैं। तो पुर्तगाली अर्थात पोर्टुगीज, पुर्तगाली पुर्तगाली आए। साथ ही आपकी इनकी कंपनी लिखना। 1498 इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे, 1498 में पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी बनाई थी एक भारत में व्यापार के लिए। डच लोगों की हम बात करें, आपका डच किस देश के थे? डच थे आपके हॉलैंड के। ये साथी हॉलैंड निवासी थे। और हॉलैंड वही देश है जिसको आज हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। जानते हैं इस बात को? हॉलैंड निवासी थे। इनकी कंपनी बनी थी 1602 में, ठीक है। 1602 में इनकी कंपनी, लिख लेना आगे कंपनी इस बात को। अभी आप सोचे 1602 में क्या। अंग्रेज यानी कि ये कहाँ से आए थे आपका? ये ब्रिटिश थे। ब्रिटिशियर्स की अगर हम बात करें, ये आए थे आपका ब्रिटेन से, इंग्लैंड से आए थे। इंग्लैंड लिखे तो ज़्यादा ठीक है। इंग्लैंड कहाँ से आए थे? ये इंग्लैंड से आए थे। और इनकी कंपनी बनी 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी। इन सब कंपनियों के नाम भी बताएंगे आपको बाद में पढ़ेंगे। डेनिस आए थे आपका डेनमार्क से। इनकी कंपनी बनी थी भाई साहब आपका 1616 में। फ्रांसीसी आए थे आपका कहाँ से? फ्रांस से। 1664 में इन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी 1664 में। और स्वीडिश आए थे स्वीडन से। इन्होंने भारत में व्यापार के लिए अपनी कंपनी बनाई थी कब? 1731 में, 1731 में। तो ये वो कंपनियां हैं जिनके अंदर ये महत्वाकांक्षा हुई कि भाई हम भी व्यापार करेंगे। अब देखो ये सब कंपनियां लगभग आसपास की हैं, इन सबको देखें आप, लेकिन यहां से और यहां तक अंतर देखें कितने वर्षों का है लगभग। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए, मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा पुर्तगालियों का भारत के व्यापार पर एकाधिकार लगभग कितने वर्षों तक बना रहा? कि उनका कोई कंपटीटर ही नहीं था, यूरोप में कोई और उनका कंपटीटर नहीं था। तो लगभग कितने वर्ष? तो आप कहेंगे भैया लगभग 100 वर्ष आप मान सकते हैं। अगर हम एग्जैक्ट फिगर पे आपको आगे बताएंगे कि 1498 में वास्को डी गामा आया और 1596 में कार्नेलिस द हाउटमैन जो कि आपका डच व्यक्ति था वो आया। तो 98 से 96 अगर हम बात करेंगे तो परफेक्ट 98 ईयर्स का गैप था। 98 ईयर्स तक पुर्तगालियों के लिए कोई कंपटीटर नहीं था। बात क्लियर है? अच्छा, ये क्रम क्लियर है? आगे चलें इस बात से आगे। ये सब इनकी क्या है? कंपनी है। जिन्होंने कंपनी का क्या मकसद था? कंपनी क्यों बनाई गई थी? भाई जब भारत में व्यापार करेंगे तो कोई ना कोई तो एक बॉडी चाहिए जो देखेगी बिजनेस को, कितना सामान है, कितना खरीदा ले जाना है, कितना बेचा जाएगा, किस रेट पर बेचा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा ले जाना, कौन से मसालों को ज़्यादा लेके जाए। और एक बॉडी चाहिए पूरी, एक बॉडी का मतलब एक ऐसा निकाय चाहिए जो वहाँ के राजाओं से आकर के आपका कोरिलेट करेगा, उनसे रिलेशन बिल्ड करेगा, उनसे पब्लिक रिलेशन बनाएगा। तो उस सब के लिए एक कंपनी होती थी। ओके, इसी बात को समझेंगे, आगे लिखेंगे। तो हमने बताया इस सब होड़ में शुरुआत जो हुई वो हुई 1492। लिखना 1492 में स्पेन के या ये लिख लो सीधे सीधे, स्पेन के मत लिखो। 1492 में यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज हुई। अब ये मत लिखना भारत को खोजा या यूएसए को खोजा, क्योंकि देश तो पहले से थे ही। इनके समुद्री मार्ग को खोजा जिनके बारे में ज्ञान नहीं था किसी को। किसने? ये था आपका क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। और क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था, स्पेन। खोज किसके लिए निकला था? एशिया के लिए रूट इसको खोजना था, लेकिन भटक कर कहाँ पहुंच गया?
यहाँ देखो मैप में एक बार, इसको भेजा तो गया था यहाँ से स्पेन से कि भैया भारत को खोजना है, लेकिन ये भटक करके इधर एशिया की तरफ ना जा करके कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया आपका यूएसए, इधर भटक कर इसका जहाज पहुंच गया। तो यूएसए की खोज इस तरह से हुई गलती से, यूएसए की नहीं, यूएसए के लिए समुद्री मार्ग की। दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट किया गया। अब पुर्तगालियों ने इंटरेस्ट रखा भी इनका पड़ोसी देश स्पेन जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं, तो पुर्तगालियों में लिखना पुर्तगाली राजकुमार, राजकुमार हेनरी, इसको बहुत शौक था, पुर्तगाली राजकुमार हेनरी, इसको बोलते डॉन हेनरिक। हेनरी ने पूरा जीवन, पूरा जीवन, अपनी पूरी की पूरी लाइफ, पूरा जीवन भारत मार्ग के लिए, भारत मार्ग के लिए सोचता रहा, भैया ये खोजना है, सोचता रहा, क्योंकि इसको पता था ना अगर इस रास्ते पर हमारा कंट्रोल हो गया, अगर इस बिजनेस पर हमारा कंट्रोल हो गया, तो हम यूरोप में सबसे बड़ी शक्ति बन जाएंगे। इस बिजनेस को टेक ओवर करना है, चाहे कैसे भी करें। बच्चों अलग बातें मत करो प्लीज। कुछ साथी लिख रहे हैं सर नोट्स बनाए या पीडीएफ नहीं, वो दोस्त आपका हेडक है, प्लीज बातें ना करो, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। आप यहाँ सीखें, आप पीडीएफ निकालें, आपकी मर्जी है, आप हाथ से लिखें, आप पंखे पे लटक के उल्टा पैर करके लिखें, दीवारों पर लिख दें, आप जमीन पर लिख दें, आप पांडुलिपियों में लिख दें, आप पत्ते पर लिख दें, वो आपका हेडक है, ठीक है। उतने भर के लिए भी पूछोगे क्या, सारी चीजें पूछ के करते हो? जो चीजें बेटा पूछने के लिए जिनमें दिशा निर्देशन की जरूरत होती है उसको चुपचाप कर लेते हो, उसको किसी को बताते भी नहीं हो, है ना, तब अपना दिमाग खुद लगा लेते हो क्या करना चाहिए, बेस्ट वे क्या रहेगा। तो तुम जानते तो सब कुछ हो, लेकिन जानबूझ के तुम शैतान बनते हो। आएंगे वापस, वो आप देखें कैसे करना है। लिखना प्रिंस हेनरी, प्रिंस हेनरी spent his whole life, his whole life and thinking of Indian route, Indian route। मैंने आपको बताया इसने बहुत सारे नक्शे बनवाए, बहुत सारे नक्शे, और इस पे पता है दिक्कत क्या है, यहाँ पे आएंगे। इसने क्या किया यहाँ पे आकर के, इसने किया कि जितने भी अरबी हैं, अरबी अरबी लोग हैं, अरबी लोगों से ये मानता था अपनी प्रतिद्वंदिता। कहीं किनारे पे लिख लेना, ये ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने की बात है। अरबी लोगों को ये अपना अपोनेंट समझता था, क्योंकि इनका व्यापार किसने रोका है? सबसे पहले तो ऑटोमन साम्राज्य ने। यूरोप का व्यापार किसने रोका? बताएं सारे लोग, आंसर करो फटाफट से। यूरोप के व्यापार को किस साम्राज्य ने रोका था? जो एशिया के साथ था, तो ऑटोमन्स ने रोका, उस्मानी साम्राज्य ने रोका। दूसरा जो रूट था उसको अरब वालों ने रोक लिया, उस पर वो मनमानी करने लगे, अपने लूटपाट करने लगे इनके साथ में। तो इसकी जो अपोनेंट अपना मानता था, ये अरब्स को मानता था। तो ये गया पोप के पास में। पोप का मतलब होता है मुख्य पादरी, क्योंकि अगर आप इस समय पे देखोगे 15वीं शताब्दी में चर्च का बहुत बोलबाला था, चर्च के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता था। पादरी सर्वोच्च शक्ति हुआ करता था। जैसे एक समय पे मैंने बताया ना, इस्लाम जगत में खलीफा बड़ी शक्ति हुआ करता था, तो इस समय पर पोप बहुत बड़ी शक्ति हुआ करता था। पोप जिसको समर्थन कर दे वही सबसे बड़ी शक्ति है। तो ये पोप से मुलाकात कर ली इसने, प्रिंस हेनरी ने, इसको बोलते डॉन हेनरिक। ये जाके पोप से कहता है कि जी हमारी ईसाइयत को सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है वो इस ऑटोमन साम्राज्य ने, और हमारे व्यापार को, हमको आर्थिक रूप से जो कमजोर कर रहे हैं वो है अरबी, हमें इनसे टक्कर लेनी है। उस समय पे एक आज्ञा पत्र जारी किया पोप ने, और उस समय पोप के आज्ञा पत्र जारी होने का मतलब था कि दुनिया में, या बोले जितने भी आपका जो ईसाई प्रदेश थे, या बाकी हम बात करें जहां पर जो आपका मुख्यतः अगर यूरोप की हम बात करें, तो ऐसा कोई नहीं था जो उसको क्वेश्चन मार्क उस पर लगा सके, या उसकी अवहेलना कर सके, या उस ऑर्डर के खिलाफ बात कर सके। तो उसने किससे जाकर के, हेनरी ने जाकर के पोप से स्वीकृति ली इसने। और सिर्फ एक पोप से स्वीकृति नहीं ली, तीन तीन पोप से उसने स्वीकृति ली। पोप पादरी,
जैसे कि मैं बताऊं 1492 में सबसे पहली स्वीकृति मिली, उस टाइम पे हुआ करता था पोप अलेक्जेंडर, पोप अलेक्जेंडर सिक्स, अलेक्जेंडर सिक्स था। ये जब एक्सपायर हुआ पोप, तो ये एक्सपायर हुआ 1503 में। इसके बाद में एक नया पोप आया था, उससे इन्होंने ले लिया पोप जूलियस सेकंड से, पोप जूलियस सेकंड, उसने भी आज्ञा पत्र जारी कर दिया 1506 से। वो 1513 में एक्सपायर हुआ, तो 1514 में एक नया पोप आया जिसका नाम है पोप लुई टेंथ, पोप लुई टेंथ। इन तीनों से इसने क्या लिए? आज्ञा पत्र लिए, आज्ञा पत्र कि भैया हमें तो जो है वो अरब वासियों को नीचा दिखाना है, और एशिया के साथ में अपने व्यापार को स्थापित करके ही उनको नीचा दिखाया जा सकता है। और इसी तरह से जो ईसाई धर्म को हानि हुई है कुस्तिनतुनिया पर, जो मुसलमानों ने किया, उसका सबसे बेहतर जवाब यही हो सकता है कि एशिया में जो उन्होंने व्यापार पर नियंत्रित किया है, उस व्यापार को नियंत्रित हम कर लें। तो पोप उसके समर्थन में आए, खुले समर्थन में आए। जितने भी पोप थे सबने उस पुर्तगाली राजकुमार को कि ठीक है आप इन यात्राओं को कराइए। तो इस समय पर जब ये परमिशन मिली 1492 में, इसके बाद से ही वो रूट मैप बनाने लगा। मैंने कहा अफ्रीका के लिए बहुत सारे रास्ते उसने खुजवाए, उससे पहले भी उसने बार्थोलोमियो डियाज को भेज दिया था। समझ पा रहे हैं? हाँ। अच्छा सच सच बताइए, एक बार लिखना। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर इस कलर से दिक्कत हो रही है आंखों में, हालांकि इसको बहुत अप्रूव कराया गया, ठीक है, वो टेस्ट करा के ही कौन सा कलर आंखों के लिए प्रभावी रहेगा। जैसे मैंने आपसे कहा ब्लैक, ग्रीन, और ये वाइट नहीं है कभी इसको आप सफ़ेद समझ रहे हो, ये इसका बैकग्राउंड स्काई ब्लू क्रिएट किया गया है। इसको क्रिएट इसीलिए किया गया ताकि आपके लिए सबसे चीज़ें ज़्यादा आसान हो, आपको डिस्टरबेंस ना हो। क्योंकि ब्लैक में क्या है, उसमें आप बैकग्राउंड की चीज़ें दिखती रहती हैं तो डिस्टरबेंस होता है, कई बार ध्यान बंटता है, मेमोरी भी कमज़ोर होती है जब ध्यान बंटता है तो। लेकिन आप सबकी यही मर्जी है तो सब लिख रहे हैं नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो भाई साहब ये जो कोई कोई बीच में प्रॉब्लम वाला कौन है? एक बार लिखो सारे नो प्रॉब्लम, तब समझेंगे। और नहीं तो बाकी तो वो तो फिर चॉइस वाले हैं, उनको तो मैं मस्ताने समझूंगा, मस्ताने नहीं होते। नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब जो कोई आए ना इसमें ब्लैक वाला, उसको मुक्ति देने का काम तुम करोगे, है ना? ठीक है, ओके। तो ये बात क्लियर है यहाँ तक कि अब इसी बैकग्राउंड में पढ़ेंगे, हम डेली इसी बैकग्राउंड में पढ़ेंगे और अपना माइंड सेट बना लेना अब, है ना? तो क्या बोला, पुर्तगाली राजकुमार हेनरी ने पूरा जीवन भारत मार्ग के लिए वो सोचता रहा। इतना कठोर भी नहीं बनेंगे, है ना? ठीक है, देख लेंगे क्या बनेगा, और कुछ देखते हैं, है? विचार कर लेंगे, डोंट वरी। तो जैसे ही आज्ञा पत्र मिला उसको, तो उसने भेजा कैसे? 1487 1487 में, उससे पहले ही भेज दिया था। 1487 में बार्थोलोमियो डियाज ने, बार्थोलोमियो डियाज ने, बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तर मासा अंतरीप की खोज की। उत्तर मासा अंतरीप, उत्तर मासा अंतरीप की खोज की। आज ये जो बोर्ड है ना जिस पे हम पढ़ा रहे हैं, ये वाइब्रेट कर रहा है। जैसे फोन वाइब्रेट नहीं करता, तो मुझे लगा इस बोर्ड के पीछे किसी का फोन छिपा रह गया है। अब उन्होंने बताया जी बोर्ड ज़्यादा देर चल गया तो इसको जो है एयर, इसके पीछे ब्लैक वो लगा हुआ है नॉइज़ के लिए, कि जी इसको जो है सांस नहीं आ पा रही ठीक से, इसलिए वाइब्रेट कर रहा है ये। आगे तो बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तर मासा अंतरीप की खोज की। और इस उत्तर मासा अंतरीप की अगर हम आपको मैप पे दिखाना चाहें, एक बार बताना। उत्तर मासा अंतरीप आप समझ गए हैं, ये है यहाँ पर आपका सबसे निचला बिंदु, कैप। इसी को बोला गया उत्तर मासा अंतरीप, या फिर तूफानी अंतरीप भी इसी को कहा गया, तूफानी अंतरीप भी, ठीक है। कैप ऑफ स्ट्रॉम भी इसको कहा गया, तूफानी अंतरिक्ष, ठीक है। क्या अब लिख देंगे यहां पर हम, इन 1487, 1487 बार्थो, बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड उत्तर मासा, या नॉर्थ मासा भी आप लिख सकते हैं, उत्तर मासा केप। केप का मतलब ये होता है अंतरीप। इसी को क्या नाम दिया गया? इसी को नाम दिया गया आपका तूफानी
तूफानी अंतरीप, बार्थोलोम्यू डियाज ने ही कहा इसको, केप ऑफ स्टॉर्म्स। इस तरह ये यात्राएं शुरू हुई, केप ऑफ स्टॉर्म्स इसको कहा गया। फिर क्या हुआ, ये आ गया यहां तक का मार्ग खोज के। अब जिम्मेदारी दी गई आपको वास्को डिगामा को। 17 मई 1498 को मैंने आपको बताया वास्को डिगामा किस तरह से गया। वास्को डिगामा ने या सीधा लिख लो, वास्को डिगामा ने भारत से यूरोप के व्यापारिक मार्ग की खोज की। व्यापारिक मार्ग की खोज की। मार्ग की खोज की, ठीक है। चलो कल से ब्लैक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। अभी भी कुछ बच्चे लिख रहे हैं, मैंने तो कोशिश की आप सब लोगों के लिए, एक बार पहले भी की थी मैंने पॉलिटी की क्लास में, एक बार मैं लेके आया था राष्ट्रपति की सूची में। मैंने सोचा तुम मानोगे, लेकिन फिर भी रहते हैं कुछ बच्चे। चलो कोई दिक्कत नहीं। दरअसल में दिक्कत ये भी है कि वो ब्लैक के रिफ्लेक्शन की वजह से मेरी आंखें भी जा सकती हैं, तो एक दूसरा कारण ये भी था। और चलो आपकी बात को तवज्जो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, वो रख लेंगे, दिक्कत नहीं है, नो इशू, नो इशू। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो सिलियरी मसल्स है मेरी आंखों की वो कमज़ोर हो चुकी हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं, ऐसा समझो तुम। ये कोई दिक्कत। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा ने भारत से यूरोप के व्यापारिक मार्ग की खोज की। इस बात को आप याद रखेंगे। ऑन 17 मई 1498 वास्को डिगामा के नाम से शहर कहां पर है बताओ भारत में? डिस्कवर्ड द ट्रेड रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। किससे आकर के मिला था ये, कहां पर पहुंचा था? इंडिया। और ये पहुंचा कहां पर आपका? भारत में ये पहुंचा आपका, जिसको आज कोझिकोड हम बोलते हैं, कालीकट जगह पर पहुंचा। कालीकट जगह पर पहुंचा। 4 जहाज लेके चला था, एक को इसने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि तूफानों में वो बहुत बेकार हो गया था। ऐसी यात्रा थी कि 10 दिन तक इनके लोगों ने समुद्र के पानी से ही आपका खाना बनाया, बाकी पीने का पानी जो था वो इनका खत्म हो चुका था। बहुत ज़बरदस्त यात्रा उसकी रही, जर्नी। तो कालीकट जगह पर पहुंचा, और कालीकट कहाँ पर है आपका? केरल में। कालीकट में जो शासक थे उनका नाम है जमोरिन। इसकी उपाधि हुआ करती थी जमोरिन। अब जमोरिन से भी मुलाकात की कहानी है कि जमोरिन के पास में जब पहुंचता है तो इसके जहाज़ों ने तो लंगर डाल दिया। अब इसके जहाज़ों ने जब वहाँ पर लंगर डाल दिया तो कहते हैं कि ये भी उतरे यहाँ पर आकर। सबसे पहले तो यहाँ पर देखा कि भाई जो मुसलमान लोग थे वो इनको मिले, तो इनको लगा कि भाई ईसाई है यहाँ पर ये लोग। तो उस तरह से कई दिन तक तो इसने वेट किया राजा से मिलने के लिए। राजा गया था वह अपनी दूसरी राजधानी जमोरिन जब वापस आया तो इसने मिलने के लिए कहा कि भाई तुमको ये गिफ्ट विफ्ट देना चाह रहे हैं और जाकर के उनसे मिलो। तो कहते हैं कि वास्को डिगामा ने आपका पहुंच करके अपने घुटने टिका करके राजा का सम्मान किया। अपने साथ 50 टोपी लेके गया था, टोपी कैप पहनने वाली 50 टोपियां दी उसको। एक कुर्सी लेके गया था उसके लिए, एक चेयर। राजा से आग्रह किया जमोरिन से कि तुम इस पर बैठो, ठीक है। और आपका तरह तरह के मतलब छोटी छोटी बहुत महंगी चीज़ें उस तरह से नहीं लेके गया था, बहुत छोटी छोटी चीज़ें उसने उसको जा करके गिफ्ट की। कहते जमोरिन उन चीज़ों से प्रभावित नहीं हुआ था। और जब इन लोगों को यहाँ पर व्यापार के लिए प्रतिद्वंदी किसको मानते थे? अरब यहाँ पर ट्रेडर्स थे ही। अरब लोगों ने फिर आपका जमोरिन को भड़काया कि भाई ये तो यहाँ पर जो है व्यापार करने के लिए आए। अब अरबी समझ गए
कि अगर यूरोपियों ने ये मार्ग ढूंढ लिया है तो इसका मतलब हमारी खिलाफत होगी। तो अरब लोगों के जो जितने भी अरबी थे उन्होंने जमोरिन को कहते हैं भड़काना शुरू किया। बहुत सारे डेलीगेशन गए, बहुत सारे लोग मिलने गए उसके पास में। तो जब उन्होंने उसको भड़काया तो उसने कहा इधर आ जा तू वास्को डी गामा, तुमको चाहिए क्या यहाँ से। वास्को डी गामा ने कहा जी कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा तो, जो हमारे राजा हैं पुर्तगाल के उन्होंने आपकी बहादुरी के किस्से सुने हैं। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के सबसे बेहतरीन शासकों में से एक जमोरिन है। उसने कहा अच्छा बेटा मीठी बातें कर रहा है, सही सी बता बात क्या है। तो उसने कहा कि भाई मीठी बातें नहीं है, मतलब मैं आपको एक संवाद समझा रहा हूँ, उसको समझो, ये संवाद है, असली संवाद है। उसने कहा कि जी मीठी बातें नहीं है, वास्तविकता यही है, आप चाहे इस पे विश्वास करें या ना करें। तो कहते हैं कि उसी समय जमोरिन को इतना गुस्सा आया उसकी बातों पे, जब उसको सही जवाब नहीं मिले, उसने कहा इसका जितना भी सामान इन्होंने जहाजों में रखा है उस सबको यहीं बेच के जाएगा तू, उस सारे सामान को यहीं बेच, और उस सामान को बेच करके उस पर जो टैक्स लगता हो वो जमोरिन को दे। तो अपनी पहली यात्रा जो वास्को डी गामा की रही वो बहुत सफल नहीं रही, लेकिन फिर भी कहते हैं कुछ बचा कुचा सामान वो लेकर के जो गया वो 60 गुना कीमतों पर वहां जाकर के बिका, जिसके बारे में कई हिस्टोरियंस ने कहा है कि 60 से 100 गुना कीमतों पर जाकर के वो आपका सामान मिला। और वापस जब पहुंचा तो वो हीरो बन गया वहां यूरोप में। लोग सड़कों पे खड़े हुए थे वास्को डी गामा जब वापस पहुंचा। राजा जो था वहां का आपका इमोनियल फर्स्ट, क्या नाम है, किसने भेजा था इसको लिखना। इस समय पे जो पुर्तगाली राजा था वो कौन था, इमैनुअल प्रथम। लिखो कॉपी में अपनी, पुर्तगाली राजा इमैनुअल प्रथम ने भेजा था, इमैनुअल फर्स्ट ने भेजा था। राजा ने कहते हैं इसको 1,000 रुपये वार्षिक की पेंशन दी, $1,000 की, और अपनी बराबर की कुर्सी पर बिठाया। जो राजा के सामने घुटने टिका रहा था तो वहां के राजा ने इसको गले लगा लिया। तो इसकी बहुत पॉपुलर उस समय पे हुआ आपका वास्को डी गामा। तो इसके बाद में दूसरी चीज क्या है, वास्को डी गामा तो वापस चला गया, और वास्को डी गामा के वापस जाने के बाद में लिखना वास्को डी गामा कब आया था फिर से। वास्को डी गामा इस बार पूरी सख्ती के साथ में आया था। वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार 1502 में आया। अब ऐसा नहीं है उड़ के आ जाता था कई कई महीने की यात्रा होती थी, 1502 में आया। गामा लिख लेना, वास्को डी गामा केम टू इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम इन 1502। ठीक है। एक चीज और याद रखना जो मैंने आपको बताई, अब्दुल मजीद की मदद से भारत पहुंचा था, विद द हेल्प ऑफ अब्दुल मजीद। इसने यही इसका पथ प्रदर्शक बना था, जो गुजरात का व्यक्ति था, भारत पहुंचा। ये इसको मिल गया था कहाँ पर, अफ्रीका में। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है, एक था आपका जो कंपनी थी इनकी, जो मैंने आपसे जिक्र किया था, 1498 में इनकी कंपनी का नाम पुर्तगाली, क्या नाम था उसका, एस्तादो द इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। एस्तादो द इंडिया यही थी जो व्यापार करती थी। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं पुर्तगालियों का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से आए हैं, दो चीजें अब तक मैंने आपको समझाई हैं। एक चीज कौन सी, तो व्यापार है। दूसरा उद्देश्य, जब पोप के पास में वो गया तो दूसरा उद्देश्य क्या है इसका, धार्मिक। तो आप याद रख लेना, जो पुर्तगाली भारत में आए उनके दोनों उद्देश्य थे, व्यापारिक और धार्मिक। ये आपको पता ही होने चाहिए, लिख लिया करो इन बातों को किनारे पे कहीं। पुर्तगालियों के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टुगीज वाज रिलीजियस एंड बिजनेस, बोथ, दोनों ही पर्पस थे उनके भारत में आने के। क्योंकि कुस्तुनतुनिया के बाद से वो आपका जो मुसलमान लोग थे उनसे नफरत करते थे, उनका व्यापार छिन जाने के बाद में, है ना। तो ये कंपनी बनी थी। लेकिन भारत जब ये लोग आ गए तो कुछ समय बाद ही इनको एहसास हो गया
कि भारत हमारे लिए उतना उपयुक्त नहीं है व्यापार के लिए। भारत तो हमारे लिए कड़ी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध मसाले थे वो थे आपका कहाँ के, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो उनको बहुत जल्दी इस बात के बारे में पता चल गया कि भारत के मसालों से भी ज़्यादा प्रसिद्ध मिसालें जो हैं वो इंडोनेशिया के आसपास के हैं। लेकिन भारत पर बिगर कंट्रोल के वो कैसे जागते आगे आपका। जैसे हम बात करें आपसे, इंडोनेशिया किधर है आपको पता होना चाहिए, जानते हैं मैप पर। जैसे इधर की ये जो जगह हैं सारी, यानी ये सब कड़ी कैसे बनेगा, या तो सीधे यहाँ से आए तो बहुत लंबा मार्ग है, इसमें समुद्री तूफान भी बहुत है हिंद महासागर में। तो उन्होंने कहा यहाँ से यहाँ पे कंट्रोल करेंगे जो यहाँ के मसाले हैं, यानी मालाबार तट पर, और जब इधर चलेंगे पहले कोरोमंडल तट पर अपना नियंत्रण करके फिर इधर के मसालों पर नियंत्रण करेंगे। तो पुर्तगालियों को ये चीज बहुत जल्दी समझ में आई। बात क्लियर है यहाँ तक की? छोटी सी बात थी, इससे आगे समझने के लिए तैयार है? तो भारत तो क्या बना इनके लिए, सिर्फ एक कड़ी बना, तो वे भारत में भी कंट्रोल करेंगे और साथ में फिर आगे भी बढ़े। ठीक है, आगे करें अगली बात पर। जो राजा था, जब उसने भेजा था आपका किसको, इमैनुअल प्रथम ने किसको भेजा था, वास्को डिगामा को। तो इसने साथ में बाद में 1500 में दो व्यक्ति और भेजे थे 18 जहाज लेकर के। एक तो था पैड्रो कैब्रल, इसके अनुभव बहुत ज्यादा थे। पैड्रो कैब्रल वो व्यक्ति जिसने ब्राजील के लिए रास्ता खोजा था, पैड्रो कैब्रल। और एक अनुभव था किसको, बार्थोलोमियो डियाज को, बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज को भेजा, बार्थोलोमियो डियाज को भेजा। ठीक है, इन 1500 he sent Pedro Cabral and Bartholomew Diaz, बार्थोलोम्यू डियाज। अब इन्होंने आकर के क्या किया, ये लेके आए अपने साथ में आपका 13 जहाजी जोड़े। और 13 जो जहाज आए थे वो आपका साथ में, इन लोगों को ये पता था कि भाई जो हिंद महासागर है या जो अरब सागर है उसमें अरब व्यापारी आपका काम करते हैं। तो अरब व्यापारियों से हमको ऐसा भी हो सकता है कल टकराव हो जाए, उनसे लड़ना पड़े। तो ये अपने साथ में आर्टिलरी लेके आए, बहुत सारा सामान लेके आए, युद्ध का सामान भी लेके आए। तो ये जब अपना कहीं किनारे पे लिखना कितने जहाज लेके आए थे, 13 जहाज लेके आए थे। और ये 13 जहाज ला करके इन्होंने राजा से संपर्क किया था कोचीन और कुन्नूर के। कोचीन कहाँ पर पड़ता है, केरला में। कुन्नूर पड़ता है आपका पहाड़ी स्थल है तमिलनाडु में। तो ये दो जगह आकर के मिलते हैं, दोनों के राजाओं से मिले। ठीक है, और इसी वजह से क्या हुआ, तो जब इनके जो संबंध बने यहाँ के राजाओं से, तो जो अरब व्यापारी है उन्होंने नाराजगी जाहिर की। अरब व्यापारियों की जब नाराजगी जाहिर हुई तो इन्होंने अरबों के एक जहाज को छीन लिया, यानी अपने नियंत्रण में ले लिया, और उसको कोचीन के राजा को गिफ्ट कर दिया। ये जहाज हमारी तरफ से तुमको गिफ्ट है। तो एक छोटे से युद्ध में कहते हैं कि उस समय पर जो ये बेड़ा आया था इसने अरबों को हराया। तो अरबों को पहला नुकसान जो पहुंचाया इन्होंने किसी युद्ध में वो है आपका पेड्रो कैब्रल और बार्थोलोमियो डियाज, जब ये दोनों इकट्ठे आए भारत के लिए। तो यहां पर इन्होंने काम करना शुरू किया। इसके 2 वर्ष बाद ही कौन आया फिर से, 18 जहाज लेकर के, इस बार बढ़िया तरीके से नेवी वेवी को लेके आया आपका कौन, तो वास्को डिगामा आया। तो वास्को डिगामा को इस बार संबंध स्थापित करने थे, तो वास्को डिगामा उसमें कामयाब भी हुआ और निरंतर आता भी रहा। तीसरी बात, तो जब इन्होंने यहाँ पर इनकी शक्ति बनी तो 1503 में पहली व्यापारिक कोठी, ठीक है, पहली व्यापारिक कोठी इन्होंने खोली। कोठी किस जगह पे खोली थी पहली व्यापारिक कोठी, वो खोली थी इन्होंने कोचीन में, कोचीन में खोली, कोचीन में इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। ठीक है, they opened first trading house in कोचीन। कोचीन कहाँ पर पड़ता है दोस्त, केरला में। इन 1503 1503 में। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आया व्यापारिक कोठी।
तो इसको ऐसे मत समझना कोई घर बना लिया, दरअसल में उस समय पे कई बार आप शब्द पढ़ोगे, मैं आपको बताऊंगा कि फैक्ट्री स्थापित की या कोठी स्थापित की, तो इसका मतलब क्या था। इसका मतलब था जो भी सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना था उस सबको पहले एक जगह पे स्टोर किया जाता था। क्या होता था बताएंगे भी सर। वास्को डी गामा जब पहली बार भारत आया तो उसको कैसे पता चला इस जगह का नाम भारत है। बेटा ऐसे सोचिए, जैसे कि आप कहीं पर रहते हो, ग्वालियर में रहते हो आप, मान लीजिए आपकी आंखें बंद करके, पट्टी बांध के आपकी आंखों में मैं आपको पटक के मारूं कनाडा में, आपकी आंखें खुले कनाडा में, और जैसे ही आप किसी को मिलो वहां पर, आप किसी से बात करो ये कौन सी जगह है, वो आपको बता दे कनाडा है, तो आपको पता चल जाएगा एकदम से ये कनाडा है। इतने मूर्ख भी तुम हो सकते हो यार। मैं कह रहा हूं एशिया और भारत व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे, सोने की चिड़िया, इसको पूरी दुनिया जानती थी। बात तो व्यापारिक मार्ग थी, उसी को तो खोजते हुए आ रहा था वो। अफ्रीका पे टपकते टपकते व्यापारी मिला, उसने कहा अब्दुल मजीद ने हम जानते हैं भारत का भारत को तो खोज ही रहा था वो, खोजना ही भारत था। और जब भारत आ गया और उसके साथ वो व्यक्ति भी अब्दुल मजीद, वहां के लोगों से मिलेगा तो उसको पता नहीं चलेगा इंडिया है। तुम्हारा आईक्यू लेवल कहाँ गया। ये हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की बात हम करते हैं यार, आईक्यू लेवल हमारा घटता जा रहा है रोज रोज, जीरो होने की कगार पे है। इतने बुद्धू क्यों हो तुम। आओ वापस। तो व्यापारिक कोठी का मतलब क्या है, सारे लोग बोले एक शब्द में, जहां पर ये अपना सामान रखते थे, सामान जहां पर रखते थे, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। 1505 में, 1505 में अब इनका बिजनेस बढ़ गया तो इन्होंने बनाया 1505 में पहला पुर्तगाली गवर्नर, कि भाई अब बिजनेस को रन करने के लिए गवर्नर चाहिए। वास्को डी गामा तो एक यात्री है, नेवी का पर्सन है, उसको थोड़ी ना गवर्नर बनाएंगे। तो शुरुआती दौर में उन्होंने बनाया, आपका पहला गवर्नर बना फ्रांसिस दी अल्मीडा, फ्रांसिस दी अल्मीडा। अब खाली अल्मीडा नाम याद रख लेना, इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत। फ्रांसिस दी अल्मीडा रहा था आपका 1505 से 1509, ठीक है, 1505 से 1500। फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर वाज फ्रांसिस दी अल्मीडा। अल्मीडा लिख लो सिर्फ, अल्मीडा। अल्मीडा ने क्या काम किया, अल्मीडा ने दो काम किए। एक तो इसने शांत जल नीति अपनाई कि भाई कोई युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन इसको जो विरोधी थे वो तो शांत थोड़ी ना बैठते। विरोधी कौन है इनका बताएं जरा, विरोधी कौन कौन सोच सकता है, कौन कौन होंगे इस समय। एक विरोधी का नाम लिखें, शांत जल नीति अपनाई। क्या बोलेंगे, ही अडॉप्टेड ए काम वाटर पॉलिसी, काम वाटर पॉलिसी। और इसी काम वाटर पॉलिसी को बाद में क्या बोलेंगे, जब इसके विरोधी नहीं माने, तो विरोधी कौन है इसके, अरब। बहुत अच्छी बात है, इन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करते हैं जो इतना समझ पा रहे हैं। एक तो अरब वाले थे इनके विरोधी, एक अरबियों ने अपने साथ में बोला गुजरात वालों को कि भाई ये विदेशी हैं, हमारे तुम्हारे अच्छे संबंध है, उनको बिगाड़ना चाहेंगे, क्योंकि वहां पे हरा चुके ना वो उनको। अरबी हो गए, गुजराती हो गए, इनके साथ में महमूद बेगड़ा एक शासक था, उसको इन्होंने मिला लिया। तुर्की के लोग जो यहाँ पर व्यापार करते थे, क्योंकि तुर्की का गेट था यूरोप से मिलने वाला, मैंने बताया कुस्तुनतुनिया जो वॉर था उसके बाद में तुर्की के कंट्रोल में हो गया सारा व्यापार। यूरोपियंस तक चीज़ों पहुंचाने का माध्यम क्या था, तुर्की। तो तुर्की वाले बहुत महंगी चीज़ें देते थे यूरोप को। तो तुर्की वालों को भी पता था नया व्यापार आ गया, अब नया बिजनेस होगा इनका, होगा नया रूट इनके पास होगा, तो हमको पूछेंगे नहीं। तो वो भी आकर के, जो स्थल मार्ग से व्यापारी थे वो सब आकर के महमूद बेगड़ा जो गुजरात का शासक था उसके पास में गए कि भाई हमको तो जो है ना ये लोग व्यापार से बाहर करना चाहते हैं और इनके खिलाफ हमको अभियान करना चाहिए। अब इनके खिलाफ जब अभियान होने की बात हुई, कहाँ पर, आपका अरब सागर में, तो इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को हराया आपका किसने, वो था आपका अल्मीडा। अल्मीडा ने तीनों को हराया, ठीक है, याद रख लेना इनका वर्सेस अल्मीडा, इन तीनों का। और इसमें अल्मीडा क्या हो गया था, अल्मीडा जीता था इसमें, एक वॉर है।
तो अल्मीडा को भी समझ में आया कि शांत जल नीति से काम नहीं चलेगा हमको, तो इसने अपनी नीति को बदल के बोला ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, इसी नीति को बाद में क्या कहा गया, लिख लेना, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। दूसरी, अब ये क्योंकि शक्ति बन गए और तीनों को इन्होंने हरा दिया, तो इसने किया कार्टेज पद्धति लागू की। इसने बोला अब अरब सागर में कोई भी अगर व्यापार करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आपका उससे कार्टेज लेंगे, ठीक है। कार्टेज मेथड वाज इम्प्लीमेंटेड, मेथड वाज इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, बात समझ गए। तो इसने बहुत ज़्यादा शक्ति तो नहीं दी पुर्तगाली शासन को, लेकिन उसकी नींव जरूर रख दी, और उस नींव में इसने संयुक्त सेनाओं को हराया, और संयुक्त सेनाएं हार गई। देखो भारत में कोई भी आया उसी ने हरा दिया आकर के। यहाँ देखो 3-3 लोग, अरब मिल गए, गुजरात मिल गए, तुर्की मिल गए, क्योंकि ये लोग किस पे लड़ रहे थे, धर्म पे। कह रहे वो तो ईसाई है, उनके खिलाफ हो जाते हैं हम सारे लोग, क्योंकि आपके देश में तो मुसलमान हैं ही पहले से, तो हम मुसलमान और हम हिंदू भाई भाई हैं, और ये ईसाई हमारे खिलाफ हैं, इनके खिलाफ लड़ लेते हैं। तो भारत के लोग इस समय तक लड़ाई लड़ रहे थे किस पे, धार्मिक रूप से। और ये क्या लेके आए, अल्मीडा क्या लेके आए भारत में, नौसेना मजबूत, साइंस से। ये अंधविश्वास से लड़ना चाह रहे थे, किससे, विज्ञान से। और वो वैज्ञानिक रूप से, उनको पता था कि अगर अरबों को हराना तो एक मजबूत नौसेना चाहिए, एक सीधी कार्यवाही चाहिए। अब अगर पाकिस्तान के घुटने टिकाने हैं हमको, आप सोचिए, अगर हम पाकिस्तान के घुटने टिकाना चाहते हैं तो क्या शांतिपूर्ण तरीके से पाकिस्तान घुटने टेक देगा? थोड़ी सी चीज पे देखा तुमने, कह रहे दरिया में रक्त बहा देंगे। बिलावल भुट्टो, एक वो हाफिज सईद है उनका आतंकवादी, वो क्या कह रहा था, वहां दरियाओं में रक्त बहेगा। इतना मामूली रक्त है क्या? अगर हिंदुस्तानी कुछ थोड़ा सा और भी बहा देंगे तो बह जाओगे तुम, रक्त की तो जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो लोग उस इंस्टेंट के हैं, तो वो घुटने ऐसे नहीं टेकेंगे, वो घुटने टेकते हैं शक्ति प्रदर्शन के सामने, जो पुर्तगालियों ने करके दिखाया। अरबियों को मारा उन्होंने, महमूद बेगड़ा को मारा, गुजरात के शासक को। तुर्की वाले तुम भी आओ, तुमको मारेंगे, और उन्होंने मारा पुर्तगालियों ने सबको, किसी से कुछ नहीं हुआ। तो जब मार लगेगी उसके बाद में जब समझ में आएगा। तुमने देखा एक छोटा सा कोई गांव में नया नया डॉन बनता कॉलर ऊपर करके, पाकिस्तान उस नए कॉलर ऊपर करने वाले डॉन की तरह है। जब उसे पता चलता हाँ देख लेंगे, लेकिन जब प्रशासन उसको उठाता है और उसमें 1-2 दिन उसमें लाठी बजती हैं, और जब उसके नाखून उखाड़ लिए जाते हैं 1-2, तब वो कहता है बाबूजी आज के बाद नहीं करूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं, सबसे पहले तो हाफिज सईद की गर्दन लेकर के आओ, और उसको वहां जहां सिंधु वाला वो है ना, सिंधु जल समझौता तो आप समझते होंगे, जहां पे पानी रुका, वहां पे टाक दो उसको। मैं कह रहा हूं कि बहुत दिनों तक तो आतंकवादी बहुत सारे ये सोचेंगे बयान देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अमेरिका ने यही तो किया, ओसामा बिन लादेन को ढूंढ करके मारा। अब हिंदुस्तानियों के अंदर वो सोच रहे हैं कि दम नहीं है, क्योंकि उनको पता है ना कि ये हिंदुस्तानी भी आपका लास्ट में तो आपका जातियों के ऊपर लड़ेंगे। उस तरह का करेज दिखाई नहीं पाएंगे, उस तरह का साहस दिखाई नहीं पाएंगे। इसीलिए तो बयान दे देता है हिंदुस्तान के बारे में कोई भी। आप देख रहे होगे पिछले 3-4-5 दिन की न्यूज, क्या चल रहा है न्यूज में। जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं को मत दिखाओ, एक मुसलमान भी मारा गया है। वो ये नहीं कह रहे आतंकवादी हमला हुआ है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू हिंदू मारे गए हैं, उसको दिखा रहे हो यार तुम। जो पाकिस्तानी मारा गया, एक नई खबर आई फिर, अरे नहीं नहीं वो मुसलमान नहीं है, वो तो गुजर बकरवाल है। बात ये है ही नहीं, बात यह है कि आतंकवादी हमला हुआ है, आतंकवादी हमला निर्दोष व्यक्तियों पर। उस आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो पाकिस्तान कभी नहीं कबूलता था, उस पाकिस्तान ने भी कबूल कर लिया। उसने कहा हम पनाह देते हैं,
गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है वो हम आम लोग नहीं जानते हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे ना, सरकार एक सख्त कार्रवाई करे, और ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो भविष्य के लिए मिसाल बने। ले लो पीओके को, यही तो समय है। इन लोगों ने सोचा 1947 में बंटवारा हो रहा था हमारा, तो सेनाएं घुस के आ गई, वो आपका पाकिस्तान की 1948 पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान भारत का हिस्सा ले लिया इन्होंने अपनी तरफ। अभी चाइना बिजी है ना अपने अमेरिका वॉर में, टैरिफ बढ़ाया हुआ है उसने चाइना के साथ में, चाइना खुद उलझा हुआ है। पाकिस्तान में दूसरा पक्ष है, उधर बलूचिस्तान वाली जो आपका पीएलए वो डिमांड कर रहे हैं, वहां पे पाकिस्तान फंसा हुआ है। सबसे बेहतरीन समय, कार्रवाई हो, पीओके खाली करो, पीछे जाओ। हम एक एक भारतीय लड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय सेना आदेश करे कि कब उसको सिविलियंस की जरूरत है, भारत का एक एक बच्चा तैयार होगा लड़ने के लिए, किसी के भी खिलाफ। उन दो चार लोगों का मत सोचना तुम, विरोधियों का, विपक्षियों का, जो वोट बैंक के चक्कर में कुछ भी कहते हैं। हिंदुस्तान यूनाइट है, इसका एक एक बच्चा लड़ेगा जब जरूरत होगी। हर एक व्यक्ति के अंदर उतना दम है। तुम बताओ लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? और हमारी सेना उतनी कमजोर भी नहीं है, उसको जरूरत भी नहीं होगी सिविलियंस की, वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। तो इसने क्या बोला कि इसने बोला कि हमको शक्ति चाहिए, और शक्ति के लिए उसने नौसेना अपनी को विकसित किया, उसको आधुनिक किया। उन्होंने धार्मिक लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने लड़ाई लड़ी आपका किसकी? विज्ञान के माध्यम से, कि इनको विज्ञान के माध्यम से हराएंगे, और हरा दिया। दूसरी कोठी तभी स्थापित की, सेकंड कोठी, दूसरा जो ट्रेडिंग हाउस था, ये कहां पे खोला इन्होंने? कन्नूर में, कन्नूर तमिलनाडु, कन्नूर तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद में लिखना है यहां पे। सेकंड इनका गवर्नर आया, दूसरा गवर्नर इनका आया था, उसका नाम है आपका अल्बुकर्क, अल्फांसो, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसको अल्मीडा नाम याद रखना, इसका अल्बुकर्क नाम याद रखना, सिर्फ इतना, अल्बुकर्क। 1509 से, वो 1505 से 1509 रहा, ये 1509 से 1515 रहा, 1509 से 1500। ठीक है, यहाँ आएंगे। अब देखो यहाँ पे समझने की क्या बात है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, सॉरी वास्तविक लिख दिया, वास्तविक संस्थापक। रियल फाउंडर ऑफ, रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर। क्यों? मैंने अभी बताया आपको, अल्मीडा ने भी बहुत सारे काम किए, लेकिन अल्मीडा ने ध्यान दिया किस पर? सिर्फ समुद्र पर। वो भारत में जो व्यापार बढ़ाना था, उस व्यापार की ओर ध्यान नहीं दे पाया। उसने जो लोहा लिया वो लिया अरबों से, तो वो हिंद महासागर और अरब सागर वाले क्षेत्र पर तो ध्यान देता रहा, लेकिन भारत की जो मुख्य सीमा के अंदर व्यापार बढ़ाना था उसको नहीं बढ़ा पाया। उस व्यापार को बढ़ाया था अल्बुकर्क ने। किसने? अल्बुकर्क ने। कैसे जी? यहाँ पे पहली चीज, इसने क्या क्या काम किए? 1502 में, 1510 सॉरी, 1509 में आया ना, 1510 में गोवा जीता इसने, कॉन्क्वर्ड गोवा, कॉन्क्वर्ड गोवा इन, कॉन्क्वर्ड गोवा इन 1510, 1510 में गोवा को जीता। दूसरी चीज क्या थी इसकी? पहली चीज तो ये हो गई, गोवा जीता। दूसरी चीज थी इसकी विवाह नीति, विवाह नीति, विवाह नीति। इसने कहा कि भाई एक बात बताओ, हमको अपनी संख्या यहां पर बढ़ानी है। जैसे कि आपका इस्लाम में क्या है, आप जानते हैं कि 4 शादी कर सकता है व्यक्ति, 4 शादी कर सकता है, बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकता है।
प्रजनन बहुत सारा हो सकता है, तो संख्या बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हैं। सारी संभावना ये है कि संख्या बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। इसने क्या बोला कि भाई हम जो पुर्तगाली हैं, अब यहां आकर हम अपनी संख्या तो बढ़ा नहीं सकते, तो अब संख्या कैसे बढ़े? तो उन्होंने बोला शादी कर लो महिलाओं से। तो कितने पुर्तगाली हो जाएंगे? एक महिला से तुम शादी करोगे तो डबल तो हो गए पुर्तगाली। अब यहां पर इसने भारत की एक स्थिति का फायदा उठाया। हम लोगों के यहां पर क्या था कि जो विधवा महिला है वो अपवित्र करती है जगह को, उस महिला को तो उसके पति के खत्म होने के साथ में ही खत्म हो जाना चाहिए था। भारत में व्यवस्था थी सती प्रथा। तो विधवाओं की इतनी खराब स्थिति हमारे देश में थी, जब तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा 1856 के टाइम पे। तो इन्होंने कहा एक काम करो, तुम अगर तुमको साधारण महिलाएं ना मिल रही हो तो विधवाओं को ढूंढो, क्योंकि भारत में उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। भारत के लोग सम्मान नहीं करते विधवाओं का। हम दंभ भर रहे हैं अपने ज्ञान के ऊपर, हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं। हम ये कह नहीं रहे हमारे अंदर बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जो हमको त्यागनी होंगी। अब वो सब विधवाओं का, जब जिसको जहां सम्मान मिलेगा वो उधर जाएगा ना। तो उन्होंने बहुत सारे उस समय की व्यवस्थाओं को, जो भारत के लिए नासूर थी, भारत के लिए नुकसानदायक थी, उन सब का फायदा उठाया विदेशियों ने, पुर्तगालियों ने शादी की यहां पर। यही वो व्यक्ति है जिसने गोवा में ये स्टेटमेंट दिया, अंग्रेज अपने साहित्य में नहीं लिखते हैं, इसने गोवा में सती प्रथा को खत्म कराया फिर। तो राजा राम मोहन राय का भी अग्रगामी है अल्बुकर्क, ये हकीकत है। लेकिन ये आपको देखोगे नहीं, इसको कहीं भी पढ़ोगे नहीं आप। तो क्या बोलेंगे? विवाह नीति उसने अपनाई। तीसरी चीज क्या थी उसने? तीसरी चीज थी उसकी मुसलमान विरोधी था ये, मुसलमान विरोधी। मैंने बताया ना ये मुसलमान विरोधी क्यों है? कुस्तुनतुनिया वॉर के बाद से इसने भारत के हिंदियों से ये कहा कि मैं तुमको मुसलमानों से बचाने आया हूं। अब इनके अंदर तो टीस क्या है, क्योंकि ये भी हार चुके थे। एक 21 साल के लड़के मोहम्मद फतेह ने इनको हराया, तो इनको टीस हमेशा रही। यूरोप आज भी नहीं भूला उस वॉर को, उस युद्ध को भूलता ही नहीं है वो। अरबों को ये अपोनेंट मानते थे। ठीक है, आपका ये कुछ चीजें हैं मतलब। चौथा याद रख लेना, क्या बताया था मैंने अभी? गोवा में सती प्रथा को खत्म कराया। अबॉलिश द सती सिस्टम इन गोवा। गोवा में सती प्रथा को इसने क्या कराया? खत्म कराया, खत्म कराया। इसकी जीत के अन्य कारण लिखे, और क्या लिखा इसने? पांचवी चीज इसकी, 1511 में मलक्का को इसने जीत लिया, मलक्का। और 1515 में हरमुज, हरमुज, हरमुज पर नियंत्रण कर लिया। कंक्वर्ड मलक्का, मलक्का एरिया इन 1511 एंड कंट्रोल ऑन हरमुज इन 1515। ये कहां पर पढ़ते हैं जी? देखो इन दो जगह से क्या अंतर आया मलक्का और हरमुज से, मैं आपको दिखा देता हूं। ये है मलक्का। मैंने आपसे कहा था कि पुर्तगाली ये समझ चुके थे कि भारत के मसालों से भी कहीं ज्यादा उपयोगी मसाले हैं यहां पर। तो यहां पर पड़ता है स्टेट ऑफ मलक्का, जो कि कहां पर है आपका? मलेशिया से नीचे की तरफ। तो इसको जीत लिया इसने 1511 में, यानी अपनी गद्दी पर बैठते ही दूसरे वर्ष, यानी उसकी नजर कहां पर है? यहां पर, इसको जीता। और इसके बाद में हरमुज, अरब तो इसके निशाने पर थे ही। ये देखो, अगर आप देखोगे ना, ईरान और आपका ये यूएई, इनके बीच में जो ये स्ट्रेट है, जो ये जगह है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हरमुज। इसको वर्ल्ड मैप पे देखिए, स्ट्रेट ऑफ हरमुज। तो स्ट्रेट ऑफ हरमुज कहां पर पड़ता है? यहां पर। तो ये अरबों के नियंत्रण का एक रास्ता था, यहां से होकर स्थल जाते थे ना, यहां पर अरबों का नियंत्रण था। इस एरिया को भी जीत लिया, यानी इधर भी जीत रहा है और इधर भी जीत रहा है, और यहां पुर्तगालियों का कंट्रोल है ही। तो इसीलिए इसको कहा गया वास्तविक संस्थापक है। ये बात क्लियर है? हम सब करें, बात क्लियर है क्यों इसको वास्तविक संस्थापक कहा गया? आप कहेंगे हाँ जी भैया, इतनी सी बात तो हमको क्लियर है। तो क्या बताया मैंने? यहां तक गोवा को जीत चुके, ये मलक्का पर इनका कंट्रोल हो गया। अब एक और आता है इनका, नीनो डी कुन्हा, 1529 में, 1529 में नीनो डी कुन्हा। देखो मैं अगर आपको एक और बात बताऊं, जो वास्को डिगामा था, वास्को डिगामा मैंने बताया दूसरी बार कब आया? 1502 में। इसके 5 साल पहले भी वास्को डिगामा आया था 1524 में, और वास्को डिगामा ही मर गया था।
मलेरिया हो गया था वास्को डी गामा को, याद रखना 1524 में तीसरी बार आया था वास्को डी गामा। जिनको ना पता वो लिख ले, पूछ ले वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था। निनो डी कुन्हा गवर्नर बना, इसने भी शक्तियां दी बहुत सारी। निनो डी कुन्हा बी गवर्नर इन 1529, इसने क्या किया? 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। गोवा क्या बनाई? राजधानी बनाई। मेड गोवा एज ए कैपिटल इन 1530, यानी कि उसने सेंटर बना लिया गोवा को यहां पर। 1535 में, लिख लेना इसको, मेड कैपिटल इन 1530। 1535 में उसने क्या किया? 1535 में जो दमन क्षेत्र है आज का, दमन को कंट्रोल कर लिया। दमन पर अधिकार बहुत पूछा जाता है, पुर्तगालियों ने दमन को कब जीता था? कंट्रोल ऑन दमन इन 1535। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण हुई वो थी 1559 में। 1559 में दमन पर अधिकार हो गया, नहीं सॉरी, पहले दीव को जीता इन्होंने, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले दीव को फिर दमन को। दमन दीव नहीं, दीव दमन है, ये लिखना भैया, सॉरी करेक्ट करेंगे इसको। दीव पर अधिकार 1559 में दमन पर अधिकार किया था उन्होंने। दमन पर अधिकार, दमन को कब छीना उन्होंने? कंट्रोल ऑन, या कॉन्क्वर्ड भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ लेना। कंट्रोल ऑन दमन इन 1559। अब ये बहुत खतरनाक आदमी था निनो डी कुन्हा। इनको एक इनके पीछे मकसद और था, ईसाई धर्म का प्रचार करना। आप आज गोवा में जाओगे, गोवा में ईसाई आप देखोगे बहुत ज्यादा है। कौन कौन गया गोवा, या जो जानता हो, तो वहां ईसाई ज्यादा होने का कारण कौन है? वो यही व्यक्ति है। इससे पहले अल्बुकर्क ने प्रयास किया कि भाई शादी कर लो। पीछे कारण क्या था? हम ही लोगों की कुरीतियां जो दूर हमको करनी चाहिए थी, हम अंधविश्वास के चलते उन चीजों को दूर करते नहीं है। क्योंकि जिस समय पे हम अंधविश्वास में जी रहे होते हैं तो हमको वो बड़ा विश्वास लगता है, हम कभी भी सवाल नहीं करना चाहते, हम कभी भी तर्क नहीं करना चाहते। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा तर्क किया मुझसे, उसने कहा भैया हमको सिखाया गया ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। आप में से कितने लोग मानते हैं ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता? हाँ लिखें जिनको लगता हो कि हाँ ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तर्क कर सकता है ना व्यक्ति, तर्क करने में क्या दिक्कत है? तो ईश्वर की मर्जी के बगैर अगर पत्ता नहीं हिलता तो इसका मतलब है सारी घटनाएं जो घटित होती वो ईश्वर की मर्जी से होती होंगी। फिर तो व्यक्ति की मनसा का तो कोई मायना ही नहीं बचा फिर। तो अगर ईश्वर की मर्जी से घटती हैं घटनाएं और आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया तो मर्जी रही होगी ईश्वर की, इसमें फिर तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मर्जी रही होगी, फिर क्यों परेशान होते हो? दोष क्यों देते हो? तुमसे कोई विवाद कर दे तो मर्जी रही होगी ईश्वर की। या दुनिया में कोई आपका बहुत ऐसी क्रूर घटना हो गई, जितना क्रूर आप समझ सकते हो, तो मर्जी रही होगी। अगर सब ईश्वर के नियंत्रण में है तो रही होगी या नहीं? ये मैं जस्ट एक पर्सन पूछ रहा हूं आपसे, आप इस पर क्या कहते हैं? तो आपके पास जो जवाब आएगा ना, अगर आप उस पर विचार करेंगे तो वो बरगलाने वाला विचार होगा और कुछ नहीं होगा। आप बस उसको साबित करने में लगे रहोगे, कोई ना कोई पक्ष लेने का प्रयास करोगे, लेकिन जमीनी हकीकत पर शून्य मिलेगा आपको। कर्म का सिद्धांत इसीलिए महान बताया गया। आपको काम करना पड़ेगा, उसके इम्पैक्ट आएंगे। सामने वाला काम करेगा, उसका इम्पैक्ट उसके जीवन में आएंगे। सोचना पड़ेगा आपको। अब मान के चलो कोई आतंकवादी घटना हो गई तो आप ये थोड़ी ना कह दोगे कि ईश्वर की मर्जी रही होगी। उस सिद्धांत के हिसाब से तो वो चीज गलत हो जाएगी ना फिर। ईश्वर की मर्जी से हुआ होगा। या कहीं पे कहीं बलात्कार जैसी घटना हो गई तो आप ये थोड़ी ना कह दोगे कि ईश्वर की मर्जी से हुई होगी। नहीं कह सकते ना आप। नहीं कह सकते तो इसके पीछे फिर सिद्धांत क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा। व्यक्ति स्वयं नियंत्रित है, स्वयं नियंत्रित। अब उसको समझने में कोई अपना जीवन लगा सकता है, कोई सनाब जरूरी भी नहीं समझे भी उसको।
आए वापस। तो दमन पर इसने अधिकार कर लिया, और इसने सबसे महत्वपूर्ण चीज की 1540 में एक स्थापना की, ईसाई धार्मिक न्यायालय, और सबसे ज्यादा ईसाई इस न्यायालय ने बनाए भारत में, धार्मिक न्यायालय स्थापना की। ही इस्टैब्लिश ए ईसाई रिलीजियस कोर्ट। इसका काम क्या था? इसका काम यही था, ईसाई धर्म के विपरीत कोई भी जो घटना करे उसको दंड देना है। इन्होंने अपने ईसाई पादरी छोड़ दिए हमारे देश में। इन्होंने कहा जितने लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर सकते हो उतने लोगों को कन्वर्ट कर लो। टास्क दिए गए लोगों को, तुमको 10 व्यक्तियों को ईसाई धर्म में बदलना है। गरीब बच्चा, गरीब माँ बाप झुग्गी झोपड़ी में रह रहे, उनको जाकर के कहा तुम्हारे बच्चे के पास चिकित्सा नहीं है क्या, हम दिलाएंगे तुमको मेडिसिन, तुम्हारे बच्चे को स्कूल हम भेजेंगे। क्या करोगे तुम इस धर्म में? अब जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, उनको लगता है कि मेरी चीजों की मुक्ति का कारण सिर्फ यही हो सकता है, और वो कर लेते हैं उस चीज को, आ जाते हैं बहकावे में। ईसाई मिशनरियों ने किया ही किया इस देश में, यही तो किया। कौन सा लोगों को वो मुक्ति दिलाने आए थे? अगर उनको लगता है कि वहां ये भारत के लोगों की गरीबी मिटा देंगे या उनको चिकित्सा सुविधा दे देंगे, तो जितने भी यूरोप के लोग हैं जहां पर ईसाई लोग रहते हैं, वहां ईसाई लोगों में क्या समस्याएं नहीं है? वहां गरीब लोग नहीं है? अगर ईसाई बन जाने से वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो फिर तो यूरोप में कोई भी गरीब नहीं होगा। यूरोप में फिर तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बहुत शिक्षित ना हो। फिर तो सबको उच्च सुविधाएं मिल रही होंगी सबको। जब भी आप कहेंगे नहीं, दुनिया में ऐसा कोई देश ही नहीं है जहां गरीब ना हो। तो धर्म गरीबी थोड़ी ना मिटाता है। तो इसने क्या किया, ईसाई धार्मिक न्यायालय, और इसने क्या बोला, याद रख लेना, जो 16वीं शताब्दी थी, 16th सेंचुरी का एंड ये था कि गोवा में एक तिहाई आबादी ईसाई बन चुकी थी। ईसाई बन चुकी थी। किसने किया? गलत तरीके से किया इन्होंने, लोगों को बरगला के किया, भड़का के किया। बात क्लियर है? बात ठीक है सारी। तो ईसाई धार्मिक न्यायालय की, एक साथी कह रहा धर्म बदलना सही है या नहीं है। अभी मैंने यही तो कॉन्सेप्ट तुमको बताया, अब तुम उसको सीखोगे। डच साथी कल पढ़ेंगे, है ना? फिर तो आज तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, डच कल पढ़ेंगे। आज आप क्वेश्चन पुर्तगालियों वाले कर दो। देन क्या क्या है भारत को? पुर्तगालियों ने क्या क्या दिया? पुर्तगालियों की देन, भारत को प्रिंटिंग प्रेस, 1550 में आई थी भारत में प्रिंटिंग प्रेस। लिखो इसको। भारत को आलू की खेती, इससे पहले भारत में आलू नहीं था। अब ये नहीं है कि पुर्तगालियों ने इसको बनाया था, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से सीखा। प्रिंटिंग प्रेस, आलू, टमाटर, गन्ना, लाल मिर्च, पपीता, जहाज निर्माण, तंबाकू, तो अकबर के दरबार में लेके गया था एक पुर्तगाली, उसका नाम था बर्नेल। उसने अकबर के दरबार में जाके गया, जी ये देखो टेस्ट करो इसको। अकबर ने तंबाकू पिया था भरे दरबार में, और अकबर उससे इतना खुश हुआ था कि अकबर ने तंबाकू की खेती के आदेश दे दिए थे। उससे पहले तंबाकू नहीं होता था भारत में। ये आलू टमाटर, अभी तुम कहने लगो नहीं भैया आलू आलू कैसे पुर्तगाली, उससे पहले आलू था ही नहीं, था आलू। ये सब इनके द्वारा से आए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऊपर दिखाएं, कुछ क्वेश्चन पूछा एक साथी ने, बार्थोलोम्यू। सर आप भगवान को मानते हो? ये उससे ऊपर दिखाओ एक बार। बार्थोलोम्यू डियाज का वर्ष 1488, नहीं 1487 है दोस्त, परफेक्ट। वास्को डिगामा की जो यात्रा शुरू हुई वो 1497 में शुरू हुई। उसके परफेक्ट 10 ईयर पहले बार्थोलोम्यू डियाज है। वो 88 किसी किसी किताब में लिखा मिल सकता है आपको, गलत वर्ष होगा, गलत वर्ष होगा।
जैसे किसी किसी किताब में आपको 1487-88 मिल सकता है। बात क्लियर है? यहाँ पर बात क्लियर है? तो कल हम आपको बताएंगे कि जो पुर्तगाली थे आपका, उन पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या रहे। जैसे कि पुर्तगाली गोवा से तो 1961 में गए, तो जब बाकी शक्तियों को आप पढ़ेंगे धीरे धीरे धीरे, डचों का आगमन पढ़ेंगे, डच कैसे प्रतिद्वंदी बने या अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी कैसे बने, जब धीरे धीरे कक्षाएं होंगी तो आप समझते चलेंगे। ओके, बात क्लियर है?